तो इस सिटीजनशिप में हम एक बार ओवरऑल फिर से आप लोग को एक याद कराऊंगा, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तो बात हम करेंगे इंडियन सिटीजनशिप का, यही बात कर रहे थे ना। तो इसमें हमने देखा था कि भारत के संविधान में यदि देखा जाए तो पार्ट 2 की बात किया था, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हमारा 5 से लेकर के 5 to 11 हमारी आर्टिकल थी, यही था ना। 5 to 11 हमारी आर्टिकल थी, और यह भारत की संविधान के पार्ट 2 में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। मीनिंग क्लियर हो गई। अब जब हम इंडियन सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन होता है कि भारत में सिटीजनशिप है कैसा, इंडिया में सिटीजनशिप है कैसा। तो इंडिया में सिटीजनशिप जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, और सिंगल सिटीजनशिप देखा जाए तो ये हमारा यूके में है ना, हमारा इंडिया में है, और कोई देश में है, और हमारा कनाडा में है। और आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप जो हमने बोरो किया है, ये हमने बोरो कहाँ से किया है, तो हमने बोरो यूके से किया है, राइट। लेकिन विश्व में कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जहाँ पर डुअल सिटीजनशिप भी है। कहा है? डुअल सिटीजनशिप। ऐसा नहीं कि भारत में भी नहीं है, इस पर भी हम बात करूँगा। तो दुनिया में देखा जाए तो मात्र 2 देशों की ही बात कर लेते हैं, तो चाहे अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड हो। ये 2 ऐसे भी राज्य हमारे पास हैं विश्व में, ऐसे अनेक भी देश हो सकते हैं जहाँ पर डुअल नागरिकता दी जाती है, यानी 2 नागरिकता दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे सिटीजनशिप का पार्ट था, इसमें हमने देखा था कि हमने इसमें देखा था कि डोमिसाइल का पार्ट देखा था, फिर बर्थ प्लेस की बात किया था ना। पहला तो हमारा आर्टिकल 5 में हमने क्या पढ़ा था? डोमिसाइल्ड। डोमिसाइल का मतलब जो भारत का डोमिसाइल्ड है उनको, उनकी हम बात किए थे। तो अगला यदि हम पॉइंट की बात करें तो आप चाहे तो ये फिगर बनाना शुरू कर दें, समय बचेगा, ठीक है। तो 3 कैटेगरी इंटाइटल्ड टू सिटीजनशिप, क्या बनाएंगे? 3 कैटेगरीज टू इंटाइटल्ड इंडियन सिटीजनशिप, यानी भारत की नागरिकता के लिए हमें कम से कम 3 इंटाइटल्ड पे काम करना होता है। कितने पर? 3 पर हमें इंटाइटल्ड पर काम करना होता है। सबसे पहला जो हमारी होती है पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया। पहला क्या होता है? पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, यानी वह व्यक्ति जो भारत का आवासीय है। भारत का आवासीय समझते हैं, यानी हमारा इंडिया का जो भी हमारा टेरिटरी है उस टेरिटरी का ही वो निवासी है। अब समझ आया? तो डोमिसाइल्ड मतलब निवासी। इसके लिए भी हमने इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया होगा, एक 19 जुलाई की बात किया होगा, 19 जुलाई 1948 याद है, जिसमें हमने देखा था भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारी क्या थी, एक पेपर हुआ था जिसमें आपको एक दूसरे देश में जाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट यानी पेपर होना चाहिए। तो पहला था हमारा पर्सन, इसमें यदि देखा जाए 3 कैटेगरीज है। पहला है डोमिसाइल इन इंडिया, दूसरा यदि देखा जाए द रेफ्यूजीज हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरा क्या होगा? रेफ्यूजीज। सेकंड में लिखेंगे रेफ्यूजीज हु माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी वैसे शरणार्थी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के कहाँ गए? भारत आ गए। और एक ऐसे भी थे जो इंडिया से बाहर रह रहे थे, एक ऐसे भी थे जो भारत, मतलब जब हमारे पास 3 ऑप्शन थी कि भारत में जाइएगा, पाकिस्तान जाइए, स्वतंत्र रहिएगा। लेकिन जब दोनों के बीच में खासतौर पे कम्युनल जब राइट्स हुए, तो कम्युनल राइट्स में हमने देखा कि ज़्यादातर जो जनसंख्या थी पाकिस्तान से भारत की ओर आ रही थी, और भारत से जनसंख्या न के बराबर पाकिस्तान की ओर जा रही थी। यही देखा ना। और यही चुनौती रहा होगा कि हमारे देश के सामने एक बहुत चुनौती हुई कि इन्फ्लक्स ऑफ पीपल दे आर माइग्रेटेड इंडिया। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा इस पे बात हम करेंगे। तो इंडियन लिविंग्स इन अदर कंट्रीज, तीसरा लिखेंगे इंडियन लिविंग्स इन अदर कंट्री। इसकी यदि हम बात करें, आप एनसीईआरटी यदि पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी की बात करें तो जब 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ, तो आपने देखा होगा कि 14 अगस्त को तो ऑलरेडी पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता मना लिया था, 14 अगस्त 1947 को। और एक आया था हमारा 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत हुआ। और इसी दिन 14 अगस्त के रात्रि में
हमारे जो प्रधानमंत्री जी तो नेहरू जी थे, उन्होंने कहा था कि ये कह सकते हैं भारत के लिए एक अंतिम ऐसा रात होगा जहां पर पूरी दुनिया सोएगा तो एक देश गुलामी के जंजीरों से बाहर निकलेगा और वह अपनी स्वतंत्रता का एक दिवस मनाएगा। वहीं महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आया था कि कल 15 अगस्त जितना भारत के लिए खुशहाली का दिन होगा उतना ही ज़्यादा एक गम का दिन होगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, कलकत्ता में थे। क्लियर हो गई? क्योंकि उस समय यदि देखा जाए तो ये जो कम्युनल जो हमारे राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स के कारण ये स्थितियां बनी हुई थी, और यही कारण हो सकता है कि गांधी जी ने कहा था कि जितना खुशी होगा उतना ही गम होगा। खुशी ये थी कि देश की आज़ादी हुआ, और गम ये था कि कम्युनल राइट्स हो गए थे जिसमें कत्लेआम हो रहे थे, खूनी खराबा हो रहा था। क्लियर हो गया? तो जितना एक खुशी का दिन पल रहा उतना ही रहा एक गम का पल रहा। तो ये दोनों हमारे साथ एक इतिहास जुड़ के आते हैं। अब होता है कि जब देश हमारी आज़ाद हुई तो उस समय सबसे बड़ी जो चुनौतियां गांधी जी खासतौर पर नेहरू जी के सामने थी वह था कि देश की एकता अखंडता को कैसे एकाग्रित किया जाए। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। इन दैट टाइम व्हाट द एक्शंस हैज बीन टेकन बाय द नेहरू। तो हमें समझना होगा इन 1927, दिस इज द मैटर ऑफ 1927, 1927 की बात है कि जब हमारे नेहरू साहब जो थे देश के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने 1927 में सोवियत संघ का इन्होंने यात्रा किया था, यानी यूएसएसआर का इन्होंने यात्रा किया 1927 में। क्लियर हो गया? और व्हेन ही arrived Russia, he saw different types of schemes, programs in the favor of the people through which they can be uplifted themselves, and they were in the favor of stabilizing themselves. तो उन्होंने देखा, क्योंकि इफ आर टॉकिंग अबाउट इन 1920 1920 के यदि दशक की बात करते हैं तो 1920 के दशक में हमने देखा कि दुनिया में प्लानिंग जैसे कॉन्सेप्ट चल रहे थे, और प्लानिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया भी था कि सबसे पहले 1921 में रसिया ने बातों को लाया रीजनल प्लानिंग के साथ। 1917 में सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था, टेनेसी घाटी परियोजना के साथ शुरू किया था, और 1924 में रसिया की जो सरकार थी ये अनाउंस किया था कि हम एक प्लानिंग कमीशन का गठन करेंगे तथा पंचवर्षीय योजना लाएंगे। और पहली बार रसिया ने 1928 में अपने यहाँ प्लानिंग कमीशन लाया था, 5 ईयर प्लान लाया था, और वहीं से भारत में पंचवर्षीय योजना की भी शुरुआत मानी जाती है। तो नेहरू जी ने 1927 में जब रसिया की यात्रा किए, तो जब उन्होंने 1927 में यात्रा किए तो यात्रा के दौरान एक्चुअली ही सा डिफरेंट सिनेरियो देयर, वहाँ बहुत सारे इन्होंने दृश्य को देखा, और वह दृश्य क्या था? व्यक्ति का नहीं था, वह था समाज का निर्माण, यानी बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी, देश का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ द नेशन था। वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का निर्माण, उद्योग कैसे चल रहे हैं, लोगों में भाईचारा, लोगों में इंटीग्रिटी कैसे डेवलप किया जा रहा है। दिस ऑल आर द मैटर्स विच हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय नेहरू। जब हमारे देश की आज़ादी होती है तो आज़ादी के समय में भी नेहरू जी ने यही काम किया। जहाँ पर भारत विविध क्षेत्रों में बटा हुआ था, 565 रियासत में टूटी हुई थी, जहाँ पर भारत अनेक धर्मों, अनेक जाति, अनेक पंथ, साथ ही साथ कह सकते हैं हमारे कल्चर एंड रिचुअल्स भी डिफरेंट थे। अलॉन्ग विथ इट वी हैड डिफरेंट लैंग्वेजेस। इंडिया वॉज सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, challenges, and this was the questions haunting in Nehru's mind, that what the steps must be taken through which we can establish India, and India must build a super या कह सकते हैं strong nations the world. This was the questions. और ये चुनौती कहीं न कहीं नेहरू जी के विचार में चल रही थी, लेकिन नेहरू जी का जो प्रव्यू था यानी दृष्टिकोण था, उन्होंने दृष्टिकोण में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को अपनाया थ्रू विच इंडिया गॉट रियल बिल्डिंग टू द नेशंस। और वह था, उन्होंने सबसे पहला जो उन्होंने ध्यान दिया वह ध्यान दिया बिकॉज इन दैट टाइम देयर वर 3 टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स यू कैन से। एट द टाइम ऑफ 1947 व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस देयर वर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी रेगुलेटेड इन द वर्ल्ड। एक तरफ कुछ देश जो थे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ओर जा रहे थे, कुछ ऐसे देश थे जो सोशलिस्टिक की ओर आगे जा रहे थे, कुछ ऐसे भी देश थे जो कम्युनिस्टिक की ओर जा रहे थे। क्लियर हो गया? ये चुनौतियां इंडिया के लिए था कि क्या करें, क्योंकि कैपिटलिस्टिक की बात करते हैं तो वेयर सोसाइटी विल बी एक्सप्लॉइटेड, समाज बहुत ज़्यादा शोषित होता है ना, एंड वेयर प्राइवेट सेक्टर गेट मोर एंड मोर इनकम फ्रॉम द सोसाइटी एंड फ्रॉम द मार्केट। तो ये था कि समाज कहीं ना कहीं इससे टूटेगा, समाज शोषित होगा, मार्केट मैकेनिज्म पर जो होगा प्राइवेट सेक्टर्स का इस पर आधिपत्य होगा, ऑक्यूपाई करेंगे। दिस वाज द क्वेश्चन। दूसरी बात, क्या कम्युनिस्ट को अपनाया जाए? कम्युनिस्ट मीन टू से
मोनोपोलिस्टिक ऑन रिसोर्सेज, जो हमारे पास संसाधन है वो संसाधन में पूरा के पूरा एक व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? दिस इज द क्वेश्चन। और प्रॉब्लम यही थी कि इंडिया इज अ नेशन ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ नेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दिस इज द क्वेश्चन एंड व्हाट द स्टेप्स मस्ट बी टेकन एट द टाइम ऑफ दिस ऑल द चैलेंजेस। और इस चैलेंजेस के साथ नेहरू ने सबसे पहला एक नया विस्तार की ओर बढ़े और वह था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप्स टेकन बाय नेहरू टू मेक इंडिया सॉवरेन, टू मेक इंडिया बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, एंड फर्स्ट स्टेप्स वाज मिक्स्ड इकोनॉमी टू सपोर्ट, यानी इन्होंने सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट किया। सेकंड वन इज दैट पूरी दुनिया उस समय जो चल रही थी, राजा महाराजा वाला परिस्थिति चल रहा था, कम्युनिस्टिक विचार चल रहे थे, इस तरह की गतिविधियां चल रही थी, या टोटलिटेरियन चल रहा था। इजिप्ट के नाम सुना होगा, इजिप्ट में टोटलिटेरियन चलता है। भारत में हमारा जो चलती है मल्टी पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। इंग्लैंड और अमेरिका में देखोगे तो डुअल पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। रसिया और चीन की और नॉर्थ कोरिया की बात करो तो यहाँ पर सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। दीज आर द क्वेश्चंस। ये भारत के लिए चुनौती बना कि भारत क्या करे। तो भारत ने कहा, नेहरू जी ने कहा, आई हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया वेयर पीपल विल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर चॉइस, एंड दिस वाज द रीजन दैट इंडिया was in the hand of Britishers for 200 years, and prior to it India was also in the hand of the Mughal, and Indian culture, Indian society, Indian economy was completely exploited। और ये कारण हमारे पास थी, और यही कारण हो सकता है कि नेहरू जी ने सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम which has been borrowed from England, because India was aware and the people, intellectuals of the nations at the time of independence, they were aware themselves that what the system has been implemented in England, because since 200 years we were aware, and the manifesto of the parliamentary system, it was completely known to all. This is why India adopted parliamentary system। Third one is that कि हमने एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात किया। Also he led himself that India must have a democratic concept। Democratic mean to say the people of this nation will the center head of the power, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण जो हम करते हैं, शक्ति का जो केंद्र होगा वह आम जनता होगा। And people will notice themselves, people will identify according to their choice who will our representatives. If the representatives will not in the favor of nation through which we can make India independent, the people can reject at the time coming in the elections, they can reject and finally government will be abolished. So this type of process will be adopted and led by Nehru. This is also manifesto on it। Third one था कि देश जाति और संप्रदाय में टूटा हुआ था, सबको एकजुट करना एक चुनौती थी। व्हाट द स्टेप्स मस्ट बी टेकन? सेकुलरिज्म वाज एक्सेप्टेड। फाइनली हमने सेकुलरिज्म की बात किया। यहाँ पर आवर कंट्री एंड द हेड ऑफ कंट्री हैव नो एनी रिलीजियस फॉर्म एंड नॉट सपोर्ट टू एनी वन ऑफ द रिलीजन्स, बिकॉज इंडिया हैव नो एनी रिलीजन्स एंड द सेंटर हेड ऑफ दिस नेशन हैड नो एनी रिलीजन्स। इट विल सपोर्ट टू ऑल, अदरवाइज नॉट। क्लियर हुआ? करेंगे तो सबको, सभी को हम एक चश्मे की निगाह से देखेंगे, नहीं तो हम किसी को नहीं देखेंगे। दिस इज द सेकुलरिज्म फॉर्म, जो हम 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत के प्रियम्बल में भी हमने जोड़ा। क्लियर हो गई? सेकुलरिज्म सबको हमने जोड़ा। उसके बाद चुनौती थी, अब क्या करें? नेहरू जी ने कहा कोई हड़बड़ाने की बात नहीं, और हमारे पास मैनिफेस्टो जो देश को एक अच्छा सुदृढ़ बनाया जाए। क्या है भैया? वह मैटर लाया कि हम डेमोक्रेटिक विथ सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे, बिकॉज Mahatma Gandhi pondered himself that the living of the soul of this nation living in the village area. This is why if you are not getting the socialistic concept, society will distribute it, society will divide it, and it will be a big challenge to make building nations। इसलिए समाज का निर्माण तो करना होगा। एक समाज ऐसा होगी जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां डाइवर्सिटी वाले काम करेंगे, एंड पीपल विल adjoin themselves through different types of manifesto and the steps which are taken by under the formations of the intellectual people, like that we are talking about the Holi, I am talking about in Bihar छठ। ऐसे आदमी जाति और धर्म में बढ़ जाता है, लेकिन छठ में देखिएगा एक ही तालाब में कौन जाति के हैं कौन धर्म के हैं, क्या कभी कुछ पूछता है? उसके बगल में दौरा रखा होता है, कभी पूछता है? आई एम गेटिंग और नॉट?
तो हम इसको क्या, एक समाज का हम निर्माण करेंगे, एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण करेंगे, सोसाइटी मीन से वेयर इट कंसिस्ट्स ऑफ लेडी, जेंट्स, बॉय, गर्ल, बुढ़ा, जवान, पहलवान, each and every people will be co-joined themselves through which the society will be uplifted. क्लियर हो गया? तो कहा कि समाज का हम ऐसा निर्माण करेंगे जहां पर सभी को हम इक्वल राइट्स देंगे, थ्रू विच दे कैन एंजॉय देमसेल्फ द प्रिविलेजेस एंड दे मस्ट हैव नो एनी ponderance that there is an inequality and they are feeling and seeming themselves. कहा गया ना, ऐसा कुछ नहीं करना है भैया. दिस वाज द रीजन. उसके बाद और नेहरू जी के प्रॉब्लम थी, देश की आज़ादी करना है भैया. चुनौतियां गिना रहा हूँ, चुनौती देश की बिल्डिंग में क्या क्या हुई, इतने लिख लोगे मेंस में. दीज आर द पार्ट ऑफ मेंस. आप सोच रहे हैं कि ये सब पीटी का पार्ट है, इसलिए मेंस में आना पड़ेगा सब जानने के लिए, डेफ नॉलेज के लिए. और अब क्या हुआ, और क्या क्या चुनौतियां थी, है थी चुनौतियां भाई. चुनौतियां ये था कि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी. वी सपोर्टेड, नेहरू सपोर्टेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमारे पास था ही क्या, ईच एंड एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड एंड पोस्टपोन्ड बाय ब्रिटिशर्स. पुलिया का निर्माण भी ब्रिटिश कर रहे थे, रेलवे चल रहा था ब्रिटिश कर रहे, रोड बना था ब्रिटिश, वो गए. क्या था हमारे पास, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाए. और यही कारण हो सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने 5 IIT को स्थापना किया. प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने UGC 1953 में स्थापना किया, जिससे कि हम कह सकते हैं रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन आइडिया को हम आगे बढ़ाया सके. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप्स. एग्रीकल्चर को बढ़ाया, सेकंड में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया. दिस वाज द रीजन. और थर्ड लास्ट जो हमारे पास है वह था कि उस समय एशिया एंड अफ्रीका, दो कंटिनेंट. अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा देश कौन सी कंटिनेंट में है, लगा है प्रश्न. अफ्रीका. हाउ मेनी इन द फेवर ऑफ अफ्रीका एंड हाउ मेनी इन द फेवर ऑफ एशिया. हाथ उठाएंगे आप, पहले अफ्रीका के फेवर में हाथ उठाएंगे. ए लड़का उधर क्या देख रहे हो, लुक टू मी, लुक एट मी, इधर इधर. हाँ, मैंने देख देख करके एग्जाम में भी लेकर जाइएगा, मैप इधर रख दी है, ठीक है. सबसे बड़ा कहलाता है एशिया, लेकिन देश की बात करें सबसे ज्यादा देश है अफ्रीका में, ठीक है. तो उस समय चुनौती बन रही थी कि एशिया और अफ्रीका, ये दोनों, यदि मुल्क की बात करें, मुल्क की बात कर रहा हूं, कंटिनेंट की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जो गुलामी के जंजीरों से बाहर निकल रहे थे. बहुत सारे ऐसे देश थे जो आज़ाद हो रहे थे. और सोचो कि जो देश आज़ाद होता है उसके पास चुनौती से भरा हुआ पल होता है. उनके पास न तो शिक्षा होता है, न उनके पास एग्रीकल्चर होता है, न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न खाने के लिए होता है, न पीने के लिए. ही ना हो सकता है. और ये दौर था 45 में सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुए, और दौर है 47 का. और यह दौर जो हुआ शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया है. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, जो 1945 से लेकर 1991 के बीच में हमारा कोल्ड वार चला. अब प्रॉब्लम थी कि क्या भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, ये सब जो अभी नए नए स्वतंत्र देश हो रहे थे एशिया और अफ्रीका में, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध या किसी युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व होने की ताकत रख रहे थे. नेहरू जी ने कहा कि अब तो चुनौतियां बहुत सह गए, अंग्रेजों के भी दर्द बहुत 200 सालों तक सहा, मुगलों ने पता नहीं कितने हमको सताया. अब कुछ ऐसा किया जाए कम से कम युद्ध से हम बचें और खुद को हम स्टेबल करें. और यही कारण हो सकता है कि नेहरू का नेतृत्व में नैम का गठन हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन. नेहरू जी थे, टिट्टो के नाम सुना होगा, इंडोनेशिया था, मिस्र था, घाना था. ये सभी राष्ट्रों ने मिलकर के एक ऐसी संस्था का गठन किया जिन्होंने कहा कि अब हमें कोई युद्ध ही नहीं लड़ना है. और उस समय शीत युद्ध चल रहा था, ये सभी को अट्रैक्ट किया जा रहा था कि यू मस्ट बी इन द फेवर ऑफ अस. अभी अमेरिका कह रहा था कि मेरे साथ आओ, कभी रसिया कह रहा था मेरे साथ आओ. इन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग को जितना लड़ना है पटका पटकी करो, हम लोग बैठ कर ताली बजाएंगे, हम लोग दर्शक रहेंगे, ठीक है. हमें किसी की सपोर्ट नहीं करना, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें युद्ध नहीं करना है, हम अभी जन्म लेकर के आए हैं, हमें अब कुछ खड़ा होने दो. और यही कारण थी कि नैम का गठन भी एक भारत के, यदि हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग में इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा. दिस ऑल ओवर द कंट्रीब्यूशंस एंड प्रीव्यू व्हिच वाज गिवन बाय मिस्टर नेहरू. तो उस समय चुनौतियों से जूझते हुए चुनौतियों का निर्माण करने के लिए हमें सभी गतिविधियों का अंजाम दिया. तो
तो आपसे पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के समय क्या क्या चुनौतियां थी। अब एक तरह से आप पूरे स्टडी करो तो इससे यह स्पष्ट भी हो गया होगा कि भारत के संविधान इतने बड़े क्यों हुए। एक तरह से इसको भी आप स्टडी करो। और आपने आज केवल हमने 8 या 9 पॉइंट बताया, यूपीएससी का ही बताया है। बीपीएससी में इतना, बीपीएससी में 200 से 250 वर्ड हमने पॉइंट की बताया। लगता है कि उतना 250 वर्ड के 1200 वर्ड तो हम अकेले बोले होंगे इतना देर में, खाली पॉइंट पे। तो इस तरह के 9-10 पॉइंट्स पे हम बताएंगे दिस वाज द चैलेंजेस एंड दिस वाज द रीजन दैट नेहरू चेंज हिज मैनिफेस्टो एंड प्रीव्यू एंड फाइनली ही गेव अ कॉन्क्रीट प्रीव्यू टू द नेशंस so that India must have the sovereign country and India must have the nation building of the manifesto। चलो आगे बढ़ो, बड़ी वक्त दिया, कम बकना है, आगे चलें। तो हमने बताया था कि भारत की ये नागरिकता का हम प्रावधान कर रखे थे साहब। भारत में भी यदि देखा जाए तो डुअल नागरिकता की बात होती है। आगे हम बात करेंगे, जैसे PIO जो होता है, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं, PIO का नाम सुना है। तो जो हमारा PIO होता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको भी हम कह सकते हैं कि डुअल नागरिकता का ही पार्ट होता है। लेकिन व्यक्तियों को भी डुअल नागरिकता मिल सकता है। यदि हमारा कोई दुश्मन देश का व्यक्ति हो, जैसे दलाई लामा, उनके लिए हम सोचेंगे। या भारत के नागरिक, यदि कोई स्वेच्छा से नहीं भारत की नागरिकता छोड़ा है, यदि कोई देश गिफ्ट में देता है, मान लिया जाए कि भारत और नेपाल भूटान के बीच में अच्छा संबंध है। जैसे भी एक जो बच्ची का फ़ोन आया, जो भी कहानी बता रहे थे, अरुणाचल प्रदेश से सिविल की तैयारी करने आ रही है, ठीक है। तो जिससे भूटान के साथ हमारा मैत्री संबंध है, मित्र राष्ट्र है हमारा, ऐसे समझे मित्र राष्ट्र है। तो वहाँ के लोगों को हम गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी भारत के लोगों को गिफ्ट करेगा। यदि हमको गिफ्ट में मिल रहा है तो भारत की नागरिकता नहीं खत्म होगी, हमें डुअल मिलेगा। अरे चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बाबू, आर्टिकल 5 तक हमने बताया था। क्या हुआ, व्हाट्स द क्वेश्चन? अरे गिफ्ट में मिलेगा नागरिकता। कहाँ दुनिया, तुम्हारे दुनिया कहीं और रह रहे तो मैं क्या करूं? हम लोग पढ़ा रहे, तू कौन दुनिया में सीख रह रहे हो। तो इसमें आर्टिकल 5 पे हमने क्या बताया था? आर्टिकल 5 पे हमने बताया कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है क्या? बाय डोमिसाइल। ये बताया था ना, बाय डोमिसाइल, यानी या तो भारत का निवासी रहा हो, या हमने बताया उनका माता पिता, या तो उसका जन्म इंडिया में रहा हो, जन्म हुआ, या उनका कोई भी माता पिता का यदि भारत में जन्म रहा हो तो वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। अब आर्टिकल 6 की बात करेंगे। आप लोग भी फिगर बनाते जाना क्योंकि टॉपिक फास्ट चलेंगे। आर्टिकल 6 में क्या था? तो आर्टिकल 6 में था, लिख लेंगे, पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान टू इंडिया। इसी में एक हमारा परमिट सिस्टम लागू किया गया। क्या किया गया? एक परमिट सिस्टम लागू किया गया। और उसका आप डेट लिख लीजिएगा, एक आप फिगर बना लीजिएगा। तो आप इस तरह से फिगर बनाइएगा, आर्टिकल 6। और आर्टिकल 6 में 2 फिगर को आप बनाइएगा जिसे हम परमिट सिस्टम कहेंगे। और इसका हम डेड लाइन लिखेंगे 19 जुलाई 1948। क्या लिखेंगे? 19 जुलाई 1948। तो 2 फॉर्म में आप पढ़ेंगे, एक होगा बिफोर 19 जुलाई 1948 और एक होगा आफ्टर 19 जुलाई 1948। मतलब कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। अब अलग होने के बाद जो दोनों के बीच में जो समस्या क्रिएट हुए, इस समस्याओं को ख़त्म करने के लिए अब हुआ कि जैसे भारत के लोग पाकिस्तान छोड़ के आ गए हैं, अपना जर जमीन खेती गृह से सब छोड़ के भागा होगा, यहाँ से लोग भी सब छोड़ के भागे होंगे। अब वो जा करके कुछ बन जाएंगे तब ना दाल रोटी चलेगा जी। तो उनके लिए कुछ नियम होना चाहिए ना। तो एक यहाँ पर लागू हुआ परमिट सिस्टम। क्या लागू हुआ? परमिट सिस्टम लागू हुआ। ठीक है, ये परमिट सिस्टम के अंतर्गत क्या हुई कि अब चाहे 19 जुलाई 1948 के पहले और अब इसके बाद कोई भी व्यक्ति यदि भारत से पाकिस्तान जाएगा और कोई भी पाकिस्तान से भारत आएगा तो उसे परमिशन लेना होगा। समझ आ गया? क्या लेना होगा? परमिशन लेना होगा। बिना परमिशन के भाई साहब कोई भी हम काम अब आपके साथ
नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। तो यही जो परमिशन थी, इस परमिशन में क्या क्या हुआ, जब आपकी नागरिकता की बात होगी तो इसी में नागरिकता की बात हुई कि सबसे पहले तो आपको नागरिकता मिल ही रही थी। 5वें आर्टिकल में हमने क्या देखा कि आपकी डोमिसाइल के आधार पर दिया, आपका यदि जन्म हुआ था तब भी दे दिया, है ना, माता पिता का भारत के किसी भी टेरिटरी में जन्म हुआ था तभी हमने दे दिया। अब हुआ ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो गई। अब समझ आया? यानी अब इसके अलावे भी हम आपको परमिट कर सकते हैं, क्या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ है भारतीय टेरिटरी में, या 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हो रहा था, तो उस पर भी हम आगे प्रक्रिया करेंगे। तो अब हुआ कि जैसे मान लो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, है ना, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, क्या आपके पास कोई ऐसे एविडेंस की बात भी करेगा? तो ये सभी गतिविधि को हम आर्टिकल 6 में जोड़ने की कोशिश किए। तब इसको आप डिस्क्राइब करो, लिखो आगे। आगे लिखेंगे आप, इंडियन सिटीजन्स बिफोर 19 जुलाई 1948, इंडियन सिटीजन बिफोर 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि परमिट सिस्टम कब लागू हुई, कब होगा। ये आप डेट को प्लीज रट जाना, बार बार एग्जाम में पूछेगा। आप लोग क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन मिला है कभी 19 जुलाई 1948 का? नहीं, बनाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं। मिला है तो मिलेगा, अब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम देंगे क्वेश्चन जहां पर मिलेगा। तो लिखेंगे नंबर 1, ही या सी या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ही सी या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या हर पेरेंट्स, हो सकता है ना, पेरेंट्स, या एनी ऑफ ग्रैंड हिज पेरेंट्स या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स व बोर्न इन इंडिया। पहले था डोमिसाइल, अब क्या हुआ कि कोई भी माता पिता दादा दादी कोई भी भारत में जन्म लिए हैं तो भी आपकी नागरिकता मिलेगी। कौन से आर्टिकल में है? 6 में है। आर्टिकल 5 में केवल डोमिसाइल है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ही शुड हैव रजिस्टर्ड, ही शुड हैव रजिस्टर्ड इन इंडिया since the date of his migration, the date of his migration, यानी ये 19 जुलाई 1948 से पहले हुआ। अब आगे लिखेंगे इंडियन सिटीजन आफ्टर 19 जुलाई 1948। आफ्टर मतलब ये अगला लाइन पॉइंट अभी पढ़ा ना बिफोर, ये अगला पॉइंट है। इंडियन सिटीजन आफ्टर 19 जुलाई 1948, पहले क्या हुआ और बाद में अब क्या होगा, ठीक है। तो बाद में लिखेगा 19 जुलाई मतलब परमिट सिस्टम लागू होने से पहले क्या हुआ, परमिट सिस्टम लागू होने से बाद क्या होगा। तो अभी हमने पहले पढ़ा, वो होगा उनके माता पिता होंगे, उनके दादा दादी होंगे यदि भारत में जन्म लिए। जिस दिन उन्होंने भारत से माइग्रेट हो गया, कहाँ माइग्रेट हुआ, तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो उस दिन का उनके पास कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। मीनिंग क्लियर हो गई, क्योंकि हम परमिट की बात करें, परमिट तो हमें पेपर चाहिए ना, अब हम बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में लिखा जाए ही या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ही या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स were born in India, were born in India। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 हुआ आफ्टर का। पॉइंट नंबर 2, he had returned to India, he had returned to India under a permit for resettlement। मतलब इन्होंने आया और कहा कि अब भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इसी देश में रहेंगे। रिटर्न अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट। रीसेटलमेंट समझ में आती है? बोलो भाई, वतन वापसी समझ में आती है? बहक के चल गए थे उसके पास, वो बहुत कातिल निकला। अच्छा, सुबह के भटका शाम के मुसाफिर आया, है ना। कातिल हम गलत नहीं ना बोले थे। अगला पॉइंट,
he had resided in India. अरे इतने डेट्स बताएंगे कि किताब तुम्हारी फीका पड़ जाएगा. He had resided in India after remigration for at least 6 months. For at least 6 months. अगला, he had submitted an application for registration to the officer. He had submitted an application for registration to the officer. Next, he has been registered as a citizen of, he has been registered as a citizen by such officer. By such officer. Registered as a citizen by such officer. समझ में आ गया? यानी उस व्यक्ति को भी नागरिकता होगी जो भारत में आ गया, रजिस्टर्ड करा लिया, ऑफिसर से मिल लिया, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने अपनी रीसेटलमेंट की बात कर दिया. मीनिंग क्लियर हो गई? ये सभी कौन से आर्टिकल में है? तो ये माइनस बात कहाँ हुआ होगा? तो पहले तो भारत से भाग गया होगा पाकिस्तान, और फिर उधर से भाग के आया होगा. अब तो समझ में आ गई. अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 7. आर्टिकल 7 का एक फिगर आपको बनाइएगा, समझ में आ जाएगी. 6 महीना, जैसे आज जैसे तुम रजिस्टर्ड किए हो ना कि सर हमको भारत की नागरिकता दे दीजिए ना, तो आप पिछले 6 महीना का हमें रिकॉर्ड दिया कि 6 महीना से रह रहा हूँ. जी जी जी, 6 महीना रह गए तो आपको मिलेगा. ठीक, लेना है नागरिकता है. आर यू अ सिटीजन या पर्सन? यू आर सिटीजन. हाउ? रुको. Yes, tell me how you can prove yourself that you are citizen of India, because I made you understand all. पढ़ाए हैं? Yes. अब अंग्रेजी में बोलो ना. I do have all the fundamental rights. हाँ, I do have ना कहो, सीधे कहो I have. हाँ. All the fundamental rights. हाँ. And all legal rights. Actually, I made you understand all the circumstances through which we can prove themselves that we are citizen of India. I have Aadhaar card. When Aadhaar card has been issued? तो तुम्हारे पास आधार कार्ड हो गया तो आप भारत के नागरिक हो गए. तरीका क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था, फंडामेंटल राइट्स था, फंडामेंटल ड्यूटी थी, लीगल राइट्स था. नाउ यू फॉरगॉट ऑल. लीगल राइट्स भी लिखवाए थे ना. हो सकता है क्लास वाला छोड़ी होगी. धन्यवाद, धन्यवाद. आगे बढ़े. हम तो थैंक यू बोलेंगे ना. हम बहुत खुश होंगे तो थैंक यू बोलेंगे. थैंक यू बोल देते हैं आपको भी आधार कार्ड के लिए. आधार कार्ड भारत में कब शुरू हुआ बनना? आधार कार्ड बनाने के लिए कौन सा कमिश्नर का कमिश्नर बना था पहली बार? बेचारी कहेगी टेंशन हो गया. चलो भैया आगे लिखते हैं. आर्टिकल 7 में आ जाओ, फिगर बनाएंगे हम. आर्टिकल 6 समझ में आ गई. आर्टिकल 7 में आ जाओ, आप फिगर बना लो, उसके बाद हम समझा दूंगा. ठीक है. इसमें लिखेंगे सिटीजनशिप ऑफ या सिटीजनशिप लिखो. सिटीजनशिप टू पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान. सिटीजनशिप ऑफ persons who migrated to Pakistan. Migrated to Pakistan. पाकिस्तान का मतलब क्या हुआ? भारत से गया होगा, ये ना होगा. यानी ऐसी यदि परिस्थिति बने तो क्या क्या होगा, तो हम यहाँ पर 2 कंडीशन लेकर चलेंगे. कंडीशन नंबर 1, आप लोग भी फिगर बनाइएगा. पाकिस्तान को ऐसे कीजिएगा, लिखिएगा इधर पाकिस्तान लिखिएगा और इधर आप इंडिया लिखिएगा. ऐसे ही आप बनाइएगा. कंडीशन नंबर 2 में भी लिखेगा पाकिस्तान लिखेगा और दूरी पर थोड़ा इंडिया लिखेगा. यहाँ पर हम एरो से समझाऊंगा. ठीक है. और उसमें फर्स्ट में लिखेंगे आफ्टर 1 मार्च 1947. आफ्टर
1 मार्च 1947 यानी 1 मार्च 1947 के बाद। और दूसरा में भी लिखेंगे आफ्टर 1 मार्च 1947, आफ्टर 1 मार्च 1947। क्लियर हो गई? दोनों का डेडलाइन क्लियर हो गया। यानी कंडीशन हमारे पास दो हैं। तो पहला कंडीशन में है कि इंडिया से कहां आया? पाकिस्तान। इसका मतलब समझ आया? समझ आया? ये जो हमारी पर्सन थे, ये पर्सन ने क्या किया? पर्सन ने किया कि 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से कहां गया? पाकिस्तान। यहां तक क्लियर हो गई? दूसरा हमारी जो कंडीशंस कहेगा, वह कहेगा कि इंडिया से तो पाकिस्तान गया, लेकिन बेचारा फिर क्या कर दिया? इंडिया आ गया। क्लियर हो गई? गया पहले पाकिस्तान, एक आध 2-4 साल रहा, 2-4 साल तो नहीं रहेगा, 2-4 दिन रहा होगा, वहाँ की गतिविधियों को देखा, और उसके बाद इसको लगा कि नहीं, अपना देश ही सबसे अच्छा था। क्लियर हो गई? चलते हैं भारत की ओर। यानी दो कंडीशंस हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में नागरिकता की अब हम बात करेंगे। पहले भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान स्टे करके पुनः फिर कहाँ आ गया? आगे लिखा जाए तो इसमें अब लिखिएगा क्या क्या होंगे। तो इसका भी प्रक्रिया वही लिखेंगे जो इससे पहले आपने लिखा। 5 को प्रक्रिया लिखवाए थे, इससे पहले 5, इससे पहले 5 प्रक्रिया लिखाए थे। पांचों प्रोसेस को लिखा जाए, इन पे भी वही लागू होगा। देयर आर 5 प्रोसेस, जस्ट आई मेड अंडरस्टैंड। लिखो, हमको देख रही है। हाँ हाँ, पांचों प्रोसेस को लिखना है। एकदम शॉर्ट में चल रही है। 1 2 3 4 5 पांचों लिखो। हाँ, तब भूख लगी तो दोबारा नहीं खाएगी? तो देश की नागरिकता के लिए 4 बार नहीं लिखेगी? रिडन नाउ स्टार्ट विद स्पीड। स्पीड के साथ शुरू करो। आर्टिकल 8 में क्या है कि जो न भारत में रहे न पाकिस्तान में रहे, कहाँ चले गए? तीसरे देश में भाग गए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लग रहा था, लागू हो रही थी, उस दिन वो भारत के नागरिकता लेने का हकदार थे। उनके लिए प्रोविजन आएगी। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे आर्टिकल 8। यहाँ तक यदि हो गई तो, नहीं हुआ होगा तो आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल 8 में लिखेंगे, बोलता हूँ, लिखेंगे सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन या रिसाइडिंग अब्रोड कह सकते हैं, या कह सकते हैं इन फॉरेन कंट्री, इन फॉरेन कंट्री या अदर कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान, एक्सेप्ट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के छोड़ करके यदि कोई दूसरा जगह रह रहा है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये भी कह सकते हैं रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को हटाए रखना है। ठीक है? तो क्या इनको भारत की नागरिकता मिलेगी? जी हाँ, मिलेगी। अब क्या होगा? पहला प्रोसेस क्या बताया? 26 जनवरी 1950 को जब देश के संविधान लागू हो रहे थे, क्या उस दिन तक ये भारत की नागरिकता लेने का हकदार था? क्या इनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची कोई है भारत में? भारतीय ओरिजिन है? बहुत सारी प्रोसेस हो गई ना। तो लिखा जाए पॉइंट नंबर 1, ही या पेरेंट्स, ही या पेरेंट्स का मतलब हिज पेरेंट्स हो जाएगा ना। चलो शॉर्ट में लिखो, ही या हिज पेरेंट्स, हिज ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, बोर्न अन अनडिवाइडेड इंडिया। तो मैंने से भारत के ये हक रखते थे ना। अगला रजिस्टर्ड, पॉइंट नंबर 2, रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया,
रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया यदि अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट रहे होंगे या इसके माता पिता दादा दादी कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट रहे होंगे तो भी इनको भारत की नागरिकता मिलेगी। या कह सकते हैं कि इन्होंने अपना नाम क्या किया होगा, रजिस्टर्ड कराया होगा। कहाँ पर कराया होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिप्लोमेटिक डिपार्टमेंट होती है, डिप्लोमेटिक समझते हैं, विदेश में दूतावास होता है ना जी, वहाँ पर किया होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता की बात होती है। अब हम कौन से आर्टिकल में आएंगे? तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 8 तक ये जो चर्चा हुई है ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, ये है हमारा हाउ टू गेन इंडियन सिटीजन। समझ आया? इंडियन सिटीजन यानी भारत की नागरिकता को हमें कैसे लेना है, इसका प्रावधान आर्टिकल 5 से 8 में किया गया है और 9 से 11 में जाने वाली प्रोसेस है। क्लियर? तुम्हारा नागरिकता जाने का समझ आया? हमारा नागरिकता न चल जाए, इस पे बात हो रही है। आगे बढ़े तो लिखा जाए। उसका एक फ्रेंड अभी नहीं आ रही बेचारी का, कहाँ है? चलो चलो भैया अब आगे लिखेंगे। आर्टिकल 8 हो गया ना, आर्टिकल 9 में आ जाइए। आर्टिकल 9 में लिखिएगा अब, नॉट डीम्ड टू बी अ सिटीजन, नॉट माना नहीं जाएगा, नॉट डीम्ड टू बी सिटीजन, लगता नहीं है, प्रतीत नहीं होता कि आप भारतीय नागरिक हो। क्लियर हो गई? नॉट डीम्ड टू बी सिटीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यदि आप वॉलंटरली समझते हो, यदि आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हो तो स्वतः आपकी नागरिकता भारत से चल जाएगी। क्लियर हो गई? तो लिखेंगे वॉलंटरली, लिखते जाना है, वॉलंटरली फॉरेन स्टेट सिटीजनशिप, ऐसे लिख लीजिएगा। टरीली ऐसे करेंगे, एरो का मतलब हमने एडेप्ट कर रहे हैं। वॉलंटरली फॉरेन सिटीजनशिप, फॉरेन सिटीजनशिप, यदि आप फॉरेन सिटीजनशिप लेते हैं या कह सकते हैं किसी दूसरे स्टेट का लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखेंगे एक। तब इस आधार पर देखा जाए तो जो भारत की संविधान के आर्टिकल, यदि हम 5 की बात करें, 6 की बात करें और 7 की बात करें तो इसके तहत आपकी ये लागू नहीं हो रही है और आपकी नागरिकता चली जाएगी। क्लियर हो गया? जैसे ही आप स्वतः किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, मतलब स्वेच्छा से, इच्छा से, ठीक है, तब आपकी भारत की नागरिकता से हाथ धोना पड़ जाएगा। अब गिफ्ट मिलेगा तब ना, है ना। अब हम अंबानी तो है नहीं, सीधी सी बात है, अडानी तो है नहीं कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इंग्लैंड वाला को लगेगा कि ये बंदा यदि हम इसको नागरिकता दे देंगे तो हमसे फ़ायदा कुछ नहीं, तो बड़े बड़े कंपनियां खोले, कुछ रोजगार तो देवे करेगा। बताइए हम लोग उस लायक हैं? तो हम लोग को सरकार कोई देश काहे दूगो नागरिकता देगा? हम लोग तो जा कर ओकरे पे निर्भर हो जाएंगे कि नौकरी दीजिए, तो लाठी लेके ही ना भगाएगा। अच्छा हम लेंगे नहीं भाई, हाँ खत्म। फिर अब इस पे आप किसी भी प्रकार के कोई अब मत रखिए कि हमारा भी कुछ रहा। अब आपके भाई साहब का हो गया, गोतिया का हो गया। अब आप आइएगा ना तो हो आइएगा तो एयरपोर्ट पे तो पहले आपको दिल्ली एयरपोर्ट और जो जिस भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आइएगा तो पहले तो आपको वीजा और पासपोर्ट दोनों होना चाहिए। नागरिकता लिए गया आपका काम, यहाँ से देश से आपका नाम खत्म। आपके नाम से चाहे आधार कार्ड बना हो या वोटर बना हो, वो सब कोलैप्स हो गए। अब आना भी है, खुशखबरी देने आना है कि हम अमेरिका के नागरिकता ले मिठाई बांटने के लिए अब आ रहे हैं। तो भाई साहब ध्यान दीजिए कि भारत सरकार से परमिट लीजिए। अब कैसा है कि हम इंडिया आकर के लड्डू बांटना चाहते हैं अभियान IAS में कि हम अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं, तो लड्डू बांटने से पहले आपकी प्रोसेस अब चलेगी।
वीजा एंड पासपोर्ट का है, काहे नहीं चेक करेगा? आखिर क्या कारण है कि आप पढ़ते पढ़ते वहाँ नागरिकता ले लिए? ठीक है, लेकिन खैर अमेरिका और लंदन का नागरिकता में उसका कोई दिक्कत नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के मत लीजिएगा, ये तो बहुत बढ़िया से जांच होगी, है ना। जूता के जितने भी नीचे उसके सोल होते हैं वो सब खोल खोल के भी, नहीं हो खोलने लायक होगा तो हो सकता है कि काट काट के जांच करेगा। तो अलर्ट रहिएगा। आगे बढ़ जाएं तो लिखा जाए साहब, अब आगे चलते हैं। तो इसको लिख लेंगे, इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, बिफोर कमेंसमेंट आर्टिकल 568 सॉरी 7 बिफोर कमेंसमेंट आर्टिकल 568 हो गया। अब आर्टिकल 9 में लिखेंगे, आर्टिकल 9 में लिखेंगे हमने, सॉरी 9 हो गया क्या? हाँ 9 हो गया, 10 आर्टिकल 10 में लिखेंगे। तो आपको मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, 10 के बारे में हम आप बताया था कि हमारा भारत की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, किसी की नागरिकता डायरेक्ट खत्म नहीं किया जाएगा, एक कानून के तहत होगी। पार्लियामेंट पहले कानून बनाएगी, बिना कानून का किसी की नागरिकता ध्वस्त नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। जो भी होगी कानूनन होगी, पार्लियामेंट उसके लिए लॉ से काम करेगी। क्लियर हो गया? तो आगे लिखेंगे आर्टिकल 10 में डायरेक्ट लिखिएगा, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। इसमें एक फिगर बना लीजिएगा आप लोग, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, और ऐसे एक बना लीजिएगा यस का, इंडियन सिटीजनशिप आपका चल रहा है, 3 ऑब्लिक का मतलब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, सब्जेक्ट टू लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी आपका डायरेक्ट जो भी आपका सिटीजनशिप चल रहा है या जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं जा सकता। इसके लिए आर्टिकल 10 कहता है कि हमारी पार्लियामेंट जो होगी वो क्या करेगी? कानून बनाएगी। जो भी काम होगा कानून के तहत होगा, बिना कानून का काम नहीं होगा। आगे लिखेंगे हम लोग आर्टिकल 11 की बात करेंगे, और यही आर्टिकल 11 में जो था, इसी 11 के तहत जो 26 जनवरी 1950 के बाद देश के नागरिक बनने की बात की है, जो 26 जनवरी 1950 तक यदि देश की नागरिकता ले लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस दिन ये भी कहा गया था कि उससे 5 साल पहले से भी आप रह रहे तो देश की नागरिकता मिलेगी, याद है? यानी 1945, समझ आ गया? यदि आप रह रहे हैं तो भी आपकी भारत की नागरिकता मिले, लेकिन यदि उस दिन तक आपने नागरिकता नहीं लिया, देखिए आप भारत के तो नागरिक थे, इंडियन डोमिसाइल थे, इंडियन ओरिजिन थे, लेकिन नहीं लिया, उसी के लिए पहला प्रोविजंस आया। और आर्टिकल 11 में कहा जाता है कि भविष्य में यदि किसी व्यक्ति को कोई भारत का नागरिकता की बात होता है तो उसमें जो फेरबदल होगा या उसमें कानून निर्धारण किए जाएंगे, ये पार्लियामेंट करेगा। और इसी का बेस्ट एग्जांपल हुआ 1955 का भारत का पहला सिटीजनशिप एक्ट। क्लियर हो गया? 1955 में आया था ना हमारा सिटीजनशिप एक्ट। तो पहला जो सिटीजनशिप एक्ट आई थी उसमें जो रिफॉर्म हुआ, ये कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 फ्यूचर में किसी को यदि नागरिकता देना है तो उस पर प्रावधान करती है। मीनिंग क्लियर हो गया? तो आगे लिखेंगे आर्टिकल 11। हाँ सर, भारत में सिंगल पढ़ रहे हैं, फिर अभी 2-4 को पकड़िए के रखे हो। हे भगवान, इतना देर से बोल रहे हैं कि भारत में है एगो तभी करे नहीं सर, 2-4 को पहले से रखें तो पॉसिबल नहीं, अरेस्ट हो जाइएगा और फिर जांच पर बैठ जाएगी। जैसे भी आपने देखा होगा ऐसे 4 महीना पहले ना एक महिला नेपाल बॉर्डर पे पकड़ाई थी, कितने लोग न्यूज पढ़े थे? और मैडम जब लास्ट पे पकड़ाई, मधुबनी के पुलिस जब उनको पकड़ा तो पता चला कि वो महिला जो थी पहले पाकिस्तान के थी, उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता त्याग चुकी है, त्याग करके वो अमेरिका के नागरिकता ले रखी है, और इससे पहले वो उत्तराखंड में 6 महीना जेल में रह भी चुकी है। जाकर न्यूज पढ़िएगा, ठीक है? अब क्या है हमें क्या पता, हम थोड़े भारत का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि किसी के बारे में हम जस्टिफिकेशन कर दें। जो मैंने पढ़ा है वो चीज़ को बता रहा हूँ। आप लोग तो खैर न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, आप लोगों को लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो नौकरी जल्दी हो जाएगी,
चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो उस समय जब उस महिला को पकड़ा गया तो कुछ ऐसे हरकत हुआ होगा, कुछ ऐसे डाउट हुए होंगे भारतीय सेना को, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पे हमारी कौन है, एसएसबी के नाम सुना होगा, है ना। तो या आईटीबीपी के भी कुछ जवान ऐसे तिब्बत बॉर्डर के लिए आईटीबीपी का निर्माण किया गया था 1962 में, जब चीन और भारत युद्ध हुआ तो उसके बाद उसको लाया गया था, ठीक है। तो कुछ उनकी गतिविधि पे ध्यान गया होगा, ऐसे सस्पिशियस लगे होंगे, और ये सस्पिशियस होने के कारण अंततः जो हुआ उस महिला को अरेस्ट किया गया। तो जब अरेस्ट की गई तो जब उसकी तो नाम ही सो गड़बड़ा रहा है, मतलब वो उस महिला के पास नाम कुछ बता रही थी, उसके पास जो टिकट जो था, प्लेन का टिकट जो था फ्लाइट का, वो कुछ और था। उसके बाद उनका आधार कार्ड जो आप बोल रहे थे, है ना, तो उनका जो आधार कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड थी, वो आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड कुछ और था। तो इस तरह से कुछ सस्पेंशन बना, और जब जांच हुई तो पता लगा कि वो ऑलरेडी 6 महीना के लगभग में उत्तराखंड के जेल में भी रह चुकी है, और वो खुद को बता रही थी कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है। हम कुछ साइट जो होते हैं, कुछ दृश्य होते हैं, उसको हम कवर करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो तो गुप्तचर थे। तो इसी को लेकर के जब वो इस तरह से चीज़ों को कर करके पाकिस्तान तक मैसेज कुछ पहुंचाने का भी ये सब काम करते हैं। क्लियर हो गई, यूट्यूबर बन जाते हैं, कोई गाइड बन जाते हैं, कोई टूरिस्ट बन जाते हैं, और इस तरह से भी वो इन्फॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। तो यदि ऐसे करते हैं तो भी उनको कहीं ना कहीं कानूनन जो केसेस होंगे उसका वो सामना करना पड़ेगा। ओके, तो आइए आर्टिकल 11 की ओर। पार्लियामेंट कैन या पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन। आर्टिकल 11 ना, आर्टिकल 11 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। क्लियर हो गया। अब इसमें हमें अभी क्या बताया कि फ्यूचर की बात हो रहा है, क्योंकि अभी तक भारत के जितने भी संविधान के आर्टिकल हम 5 से 11 तक पढ़े, इसमें ऐसा कुछ नहीं। यदि आज हम 2019 का सीए की बात करते हैं, एनआरसी जो आपने देखा, इस पर जो भी विवादें हुई, इसमें ये सभी के कोई चर्चा आर्टिकल 5 से लेकर 11 में नहीं है। 5 से 11 में केवल चर्चा है कि उस दिन तक नागरिकता की बात हुई थी। फ्यूचर की नागरिकता के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इस पे पार्लियामेंट कानून बनाएगा आर्टिकल 11 के तहत। पॉइंट मस्ट बी नोटेड इन दिमाग, नोट इन कॉपी, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट समय समय पर रिफॉर्म करेगी, समय समय पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर लाएगी, जिसके द्वारा जनता को, किसी भी देश का नागरिक हो, उसको क्या आधार होनी चाहिए नागरिकता देने का, इसे पार्लियामेंट कंसीडर करेगी, नो वन अदर्स। क्लियर हो गया। तो लिखेंगे आर्टिकल 11, फिर से इसमें करेंगे आर्टिकल 11 में ऐसे कर लीजिएगा शॉर्ट में, पार्लियामेंट, इसका मतलब आप समझ रहे हैं जो हम एरो दे रहे हैं, पार्लियामेंट। अब आगे लिखेंगे आफ्टर 26 जनवरी 1950। मीनिंग क्लियर हो गया, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो पार्लियामेंट कहेगा कि कौन नागरिक है। अब पार्लियामेंट बताएगा किसकी नागरिकता चाहिए, ठीक है, किसकी नागरिकता चाहिए। और आर्टिकल 5 से जो हमारा 8 होती है, इसमें भी लिख लो एक लाइन, आर्टिकल 5 to 8 रेस्ट्रिक्ट एंड रिवॉक, रेस्ट्रिक्ट या रिवॉक करेगी। तो ये जो होगा ये हमारा पार्लियामेंट करेगा, ना कि कोई और करेगा। बिना कानून के तहत हम किसी की इस तरह के अधिकार से हम वंचित नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चंस होता है कि भारत के संविधान में यदि देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने बार ये संशोधन हुए, कितने बार बदलाव हुए हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि अभी तक यदि देखा जाए तो भारत में यदि देखते हैं तो हमें नागरिकता लेने का अधिकार 5 तरह से है, और नागरिकता जाने का अधिकार 3 है। क्लियर है। उस पर हम लोग डिस्कस करें। तो पहला हमारा एक ऐसी क्वेश्चन हम एक पूछ लेता हूँ, और उस क्वेश्चन के बाद हम जवाब पर आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारी सिंपल सी क्वेश्चन आप लोग सब जवाब बता दीजिएगा कि अभी तक यदि बात किया जाए तो भारत में नागरिकता, सिटीजनशिप
की बात करें तो अभी कितने बार इसमें चेंजेज हुए हैं, ये आपको लास्ट क्लास में भी हमने होमवर्क आप आई थिंक दिया था, लेकिन इसकी जवाब आप लोगों ने ढूंढा कि नहीं ढूंढा भगवान जाने। कितने बार हुआ है? हैं? अभी तक भारत में यदि बात करें तो हमारा सिटीजनशिप पहली बार तो 1955 में हुआ, अभी वर्तमान में तो करंट जानवे का 2019 में हुआ। सीए एनआरसी से सुने थे, अभी तक टोटल कितने बार हुआ, फिर हम आगे बात करेंगे। तो फटाक से लिखा जाए, नोट करके लिख लीजिएगा, एग्जाम में यदि आएगा तो हमको मत कहिएगा। देयर आर 8 टाइम्स, देयर आर 8 टाइम्स, 8 बार, 8 टाइम्स amended, 8 times amended in Indian citizenship, in Indian citizenship in 1955 या in Citizenship Amendment Act, in Citizenship Amendment Act, Amendment Act 1955, मतलब 1955 का जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें अभी तक कितने बार बदलाव किए गए हैं? 8 बार। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अभी तक कितने बार चेंजेज हुए हैं। तो लिखते जाएंगे, पहला 1957 1957, ठीक 2 साल के बाद 1960 1960, 1986 1986, 1992 1992, 2003 2003 हो गया, 2005 2015, 2005 2015 एंड 2019। क्लियर हो गया? देख लीजिएगा कितना हो गया। हाउ मेनी टाइम्स आर देयर? 8 टाइम्स। यानी भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में अभी तक हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो 8 बार ऐसी परिस्थितियां हमारे यहाँ बनी है कि 1955 के अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव हुए हैं। अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, हाउ टू गेन इंडियन सिटीजनशिप। हेडिंग डालो, हाउ टू गेन इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप। तो इसमें लिखेंगे 5 वेज, 5 हमारे पास तरीका है साहब। देयर आर 5 वेज, फिगर बना लीजिएगा। देयर आर 5 वेज, आप लोग भी फिगर बनाइए। देयर आर 5 वेज थ्रू विच वी कैन गेन इंडियन सिटीजनशिप। पहला होगा बाय बर्थ, बाय बर्थ यानी जन्म से। दूसरा होगा बाय डिसेंट, बाय डिसेंट होगा बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, और लास्ट में लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यूपीएससी में क्वेश्चंस कुछ ऐसे देगा। बाय बर्थ को भारत के संविधान में इसके दोनों के लिए कुछ अलग से स्पेसिफाइड वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। बाय बर्थ के लिए देगा जस सोली, वर्ड आएगा जस सोली। जस सोली का यदि हम अंग्रेजी रूपांतरण करते हैं यानी इसका मीनिंग निकालते हैं तो होता है लॉ ऑफ सॉइल। क्या होता है? लॉ ऑफ सॉइल, जिनका मिट्टी से ही जुड़ाव है। तो बाय बर्थ क्या हुआ, समझ आया? यानी भारत के संविधान में इसके लिए वर्ड देगा। तो याद कर लो, जस, आप लोग तो अक्सर बोलते हैं तुम जस के तस दिख रहे हो, तो तस हटा के जस कर देना है ना। तो जस और सोली, सोली मतलब स्वाइल और जस मतलब लॉ। यानी किस कानून के तहत बात कर रहे हैं? जो जमीनी स्तर से जुड़ा है। तो जमीनी स्तर से मतलब वहां बर्थ हुआ है,
दूसरा हमारा वर्ड क्या है, हमारा बाय डिसेंट है ना, उसको बोलते हैं जस सैंग्विन, जस सैंग्विन, जस सैंग्विन। जस सैंग्विन का मतलब होता है लॉ ऑफ ब्लड, खून से जुड़े हुए हैं, लॉ ऑफ ब्लड, लॉ ऑफ ब्लड। क्लियर हो गया, लॉ ऑफ ब्लड यानी खूनी रिश्ता है साहब। तो इस तरह से हम देश का सिटीजनशिप को हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, यानी हम गेन करते हैं। यानी देयर आर 5 वेज थ्रू विच वी कैन गेन। क्या गेन कर सकते हैं, भारत की नागरिकता। पहला तो यदि आप भारत में आपकी जन्म हुई है, भारत का जो भी हमारे टेरिटरी है इसमें जन्म हुआ है, तब या कह सकते हैं आप देश के मिट्टी से आपका जुड़ाव रहा है। अब तो समझ में आ गया, इसको आप किताब में भी देख सकते हैं, ये चीज मिलेगा। बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब ब्लड, ब्लड का मतलब पूर्वज, दादा दादी नाना नानी मामा मामी। बात समझ में आया, सिंपल से याद हो गया। 5 6 7 8 आगे जोड़ना है दूसरे क्षेत्रों को। बाय रजिस्ट्रेशन, अभी रजिस्ट्रेशन की पार्ट किया, यानी कुछ नहीं तो भारत सरकार का जो हमारा डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, विदेश में जो दूतावास है वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, नेचुरलाइजेशन का मतलब हुआ वहां तो इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, यानी हम क्षेत्रों को मिला रहे हैं, अधिग्रहण। नेचुरलाइजेशन का मतलब कोई अपने मन से आ जाए और कहे कि आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर्स। क्लियर हो गया, तो जैसे वो मिल जाता है, यू आर द पार्ट ऑफ इंडिया। इनकॉर्पोरेशन, जब हम किसी क्षेत्रों को मिला लेते हैं, तो मिलाते तो वहां की जनसंख्या भी भारत का नागरिक हो जाएगा। जैसे अभी बांग्लादेश के साथ हमने सीमा किया, तो वो जो वहां की सीमा को हमने भारत में मिलाया, उस सीमा पर भी तो कोई जनसंख्या रहा होगा, तो उस जनसंख्या को हमने भारत में मिला लिया, और जनसंख्या भी भारत के नागरिक होगा, उनको हमने भारतीय सिटीजनशिप दे दिया। क्लियर हो गया, तो दो चीज इसमें पॉइंट, पहले फिगर बन गया, तो ये फिगर बना, तो इसमें हम लोग एक चीजों को लिखेंगे, नेचुरलाइजेशन इक्वल टू व्हाट, तो लिखेंगे लिविंग इन इंडिया फॉर, इसके लिए भी हमारा प्रावधान है नेचुरलाइजेशन में। नेचुरलाइजेशन में ये तीनों तो क्लियर हो गया है, ये दो पे थोड़ा आपकी क्वेश्चन बन रही होगी, तो लिखे, इसमें लिखेंगे लिविंग इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर कंजेक्यूटिव, या फॉर 10 कंजेक्यूटिव ईयर्स कर लीजिएगा, फॉर 10 कंजेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 10 साल। बीच में यदि थोड़ा भी गायब हो गए 2-4 दिन के लिए भी, तो नई नागरिकता देंगे। पहले ध्यान दो, समझ आ गई। यानी कुछ चैलेंज आपके साथ है, बीच में यदि 4 दिन कोई नहीं आपको देखा, हम टोला से पता लगाएंगे, अब पता चला कि 4 दिन गायब, ना 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 4 दिन कहाँ थे, आप कुछ भी कहो, लोग नहीं तुम्हें देखे हैं, हमें एविडेंस चाहिए। अब लंदन रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देश से बाहर नहीं जाना है, तो कहीं लंदन रही है तो देश के बाहर ना कैसे जाएंगे। ठीक है, लिविंग इन इंडिया फॉर 10 कंजेक्यूटिव ईयर्स प्रायर टू सबमिटिंग द एप्लीकेशन, प्रायर टू, प्रायर मतलब पहले, प्रायर टू सबमिटिंग, प्रायर टू सबमिटिंग द ऐप, ऐप तो जानते होंगे आप लोग, खूब ऐप चलाते होंगे। यानी जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे भी भारत की नागरिकता दे दीजिए ना सर, सबको मिलेगा, परमाणु को नहीं, ठीक है। हाँ सर, अरे आ रहे हैं यार गिफ्ट में, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा, तो तुम्हारे दिमाग से नहीं चलेगा, देश का पार्लियामेंट इस पर निर्णय लेगी, ये तुम्हारे घर की बात हुई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ठीक है, खेतवा हमारा करने के लिए जो मन होगा उतना पैदा दे दीजिएगा, ये बटाईदारी नहीं हो रहा है बाबू, ठीक है, यह है देश की इंटीग्रिटी की बात हो रही है, बड़ा दिमाग हम लोग लगाते हैं, ये कंप्लीट इंडिया है। चलें आगे, तो नेचुरलाइजेशन अब समझ में आया। नेचुरलाइजेशन में सिंपल सी याद रख लेना क्या, कि आपको कम से कम जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं देश के नागरिकता का, आपको कंजेक्यूटिव 10 ईयर्स कम से कम आपको रहना होगा। तो इसका ये भी तो कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950, अभी वर्तमान में ले लो, तो अब तो खैर चेंज हो गया है, पाकिस्तान
अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए हमारा नया सीए बना है, सुना होगा। तो अभी मान लिया जाए कि हम एक नॉर्मल फॉर्म में चलते हैं नेचुरलाइजेशन का। तो आज क्या है साल, आज 2023 है ना जी। तो 2023 से पीछे 10 साल चलो, 2013 हो जाएगा। यानी 2013 से लगातार यदि आप इंडिया में रह रहे हैं तो अब मंथ उनसे देख लीजिएगा, कंप्लीट 10 ईयर्स कर लीजिएगा, देन यू कैन अप्लाई एन एप्लीकेशन टू एक्विजिशन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, आगे हमारा क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मिलाइए जल्दी क्षेत्रों को। क्या चीन को मिलाया जाए भारत में? क्या है भाई? हाँ, तो लिखेंगे रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में हम लोग 4 पॉइंट को पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन में हम कितने पॉइंट पढ़ेंगे? सॉरी इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कि रजिस्ट्रेशन भी करना है। पहले क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन तो आप समझ रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ? इनकॉर्पोरेशन का मतलब हुआ यदि कोई क्षेत्रों को आप कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। 4 पॉइंट को आप पढ़ना है तो आप रजिस्ट्रेशन में पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो रजिस्ट्रेशन में आप 4 पॉइंट पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको जैसे मिलाएंगे भारत का अंग हो जाएगा। जो आपने पिछला बार देखा भी कि बांग्लादेश के क्षेत्रों को मिला है, उसको भारत की नागरिकता डायरेक्ट दे दिए। तो रजिस्ट्रेशन में लिखेगा 4 पॉइंट। पहला, सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, उनको हम देंगे। सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ किसको कहते हैं बाबू? अन्नू बताओ, रुक जाओ, अन्नू बताओ, कॉमनवेल्थ किसको कहते हैं? पूजा? यानी वैसा राष्ट्र जो एक न एक दिन ब्रिटिश का गुलाम था। बात खत्म हो गई। चलो भैया, तो लिखेंगे सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। अगला पॉइंट बाबू लिखेंगे, वीमेन मैरिड टू इंडियन सिटीजन। अब इसे उसको कुछ बोल लेंगे, वीमेन मैरिड टू इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन पेरेंट्स, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन पेरेंट्स। नेक्स्ट लिखेंगे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट में लिखेंगे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। हो गया। अब हम लोग आगे जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो बहुत मजेदार टॉपिक है साहब। अरे हम आगे देखेंगे डायस्पोरा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायस्पोरा पढ़ेंगे। अब इसको अच्छे से थोड़ा समझिएगा। इंडियन डायस्पोरा, नहीं पता है हिंदी बाबू? इंडियन डायस्पोरा, देखो भाई ये इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा की यदि हम स्टडी के लिए इसको इजी वे में लाएं तो ये हमारा 3 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है हमारा NRI, एक जो होता है हमारा होता है PIO, और एक जो होता है हमारा OCI होता है। क्लियर हो गया? वो अलग बात है कि PIO OCI दोनों कार्ड को मर्ज कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि 2002 की बात था, लेक्चर को अब सुनो। 2002 की बात था जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गल्फ कंट्री के यात्रा पर गए थे। तो जब इन्होंने यात्रा पर गए तो वहाँ पर जो भारतीय थे उन लोगों ने अटल जी से एक प्रश्न दागा कि क्या वी मस्ट हैव नो एनी सॉवरेनिटी एंड इट मस्ट बी जस्टिफाई दैट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। इफ वी आर द पीपल ऑफ इंडिया then why not you are not providing some privileges and authority through which we can enjoy। हमें भी कुछ अधिकार चाहिए, क्योंकि हम देश छोड़ करके परिवार, माता पिता, घर त्याग करके हम दूसरे देश में रहते हैं, कमाते हैं, यहाँ से पैसा कमा कर हम आपके देश तक भेजते हैं, इंडिया में भेजते हैं, और हमारे बहुत सारे अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है। क्या यह उचित होगा? उसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अच्छी कोई बात, हड़बड़ी की बात नहीं है, हम इस पर ज़रूर विचार करेंगे। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया में आते हैं तो 9 जनवरी 2003 को, ध्यान देना, 9 जनवरी 2003 को एक भारत में कमीशन का गठन हुआ जिसको आप NRI कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NRI कमीशन, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कमीशन का निर्माण हुआ। और जो 9 जनवरी, थोड़ा सा इसको याद रखना, पहली बार डेडलाइन हमने बताया 9 जनवरी 2003 को एक NRI कमीशन या कह सकते हैं कमेटी का निर्माण किया गया। अरे कमेटी का जो चेयरमैन था या चेयर्ड कह सकते हैं बाय LM सिंघवी, LM सिंघवी, यानी लक्ष्मीलाल सिंघवी के नाम सुने होंगे, है ना?
तो ALM सिंघवी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक NRI कमेटी का गठन किया गया और इनका एक काम था, ये स्टडी करना था कि आखिर जो NRI हैं इनके लिए हमें क्या क्या प्रावधान करना चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस करना चाहिए। चूँकि अब हम 9 जनवरी यहाँ पर चुने हैं, इसके कारण ये भी हो सकता है कि 1893 में हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी भारत से साउथ अफ्रीका चल गए थे ना। और गांधी जी भारत में देखा जाए तो यह 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे, इतना लंबे समय के बाद। वो अलग बात है कि 1901 में यह एक दिन के लिए कलकत्ता आए थे, कांग्रेस का जो सम्मेलन वहाँ चल रही थी, है ना। तो एक दिन के लिए गांधी जी कलकत्ता में 1901 में आए थे, कांग्रेस का अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे और पार्टिसिपेट करने के बाद पुनः वो फिर साउथ अफ्रीका चले गए थे। तो गांधी जी जो 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए, इसी दिवस के रूप में भारत को कहा गया कि हम अब इसी दिन एक प्रवासियों के लिए हम क्या करेंगे, एक दिवस घोषित करते हैं। और हमारे भारत में 2007-8 से आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ भारतीय प्रवासी दिवस का एक आयोजन भी किया जाता है। इस साल भी आयोजन किया गया था, जो 7 जनवरी के शुरू होता है, 9 जनवरी को ख़त्म हो जाता है, सबको पता होनी चाहिए। और अभी इस साल जो NRI दिवस मनाई गई थी, कहाँ मनाई गई थी? मध्य प्रदेश के इंदौर में। चलो बहुत लोगों को नहीं याद है, उत्सव भी नहीं बताया। चलो उत्सव छोड़ो, सिंपल से प्रश्न बताओ, कितने देश के लोग आए थे इस साल? कितने देश के आदमी आए थे तथा कितने लोग थे? अभी पूरे वर्ल्ड में यदि बात करते हैं, हम कुछ डेटा की बात करें, हम डेटा जो लिए हैं ये हम पिछले साल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से हमने डेटा लिया है साहब। इस डेटा में हमें इंडियन डायस्पोरा NRI प्लस PIO को मिलाते हैं तो लगभग NRI 11.38 मिलियन है, 11.38 मिलियन है, और PIO 17.08 मिलियन है। दोनों मिलाएंगे तो 28.46 मिलियन हमारे पास जनसंख्या होगी जो विदेशों में रह रही है, और ये इंडियन डायस्पोरा के पार्ट है, NRI तथा PIO है। क्लियर हो गई? ये हम भारत सरकार के हम डेटा के आधार पे बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब NRI की बात हुई तो NRI को सबसे पहले स्पष्ट किया गया कि भाई साहब आप एक भारत का ही नागरिक हैं और आपके लिए हम बहुत सारी प्रोविजंस लाए हैं। प्रोविजंस क्या हुआ कि ये सबसे पहले नागरिकता जो थी 1961 का जो हमारा IT एक्ट था, तथा फेमा और फेरा हमने पढ़ाया होगा। तो फेमा एक्ट जो थी, इसके तहत उनको ये डिफाइन किया गया कि नाउ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, और उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए। प्रिविलेजेस में क्या हुआ, सबसे पहले कहा गया कि हमारा 365 दिन एक साल में होता है। क्या होता है? एक साल में 365 दिन। अब इस पर हम लोग एक डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में बता दूं या लॉन्ग कर दूं? शॉर्ट ही चलो। तो NRI के तहत सबसे पहली बार प्रोविजंस दो दी गई, वो कहा गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप भारत के नागरिक होंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया आपको माना जाएगा। और इसके लिए हमने एक नियमावली रखा, और नियमावली हमारा था IT एक्ट 1961 तथा हमारा जो फेमा एक्ट जो थी, फेमा एक्ट पढ़ाए होंगे सब। इसके तहत इनकी पहले स्पष्ट कर दिया गया कि इसके तहत आप भारत के ही नागरिक हैं। ठीक है, क्योंकि भाई साहब ये पैसा कमाते हैं, देश में भेजते हैं। दूसरा इसके लिए प्रोविजन इसको कहा गया कि आप NRI हम कब आपको कहेंगे, हमारा एक साल में 365 दिन होता है। यदि 365 दिन में आप 182 दिन 182 डेज या 182 डेज प्लस यदि आप देश से बाहर रहते हैं along with इंडियन पासपोर्ट, along with इंडियन पासपोर्ट, यदि आप इंडियन पासपोर्ट के साथ कैरी करते हैं खुद को देश के बाहर, और वह है 365 दिन में कम से कम 182 दिन या 182 दिन से अधिक यदि आप किसी देश में रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? NRI। अब प्रश्न होता है कि आखिर हमारे भारत में भी जो हमने 28.46 मिलियन जो आबादी बताया कि भारत का ये इंडियन डायस्पोरा है, कितना भी बताया हमने? 28 मिलियन पूरे वर्ल्ड में जो है इंडियन डायस्पोरा हैं। आखिर ये क्यों जाते हैं साहब? ये भी क्वेश्चंस होगा। तो हमारे देश से जो लोग नागरिक जो माइग्रेट कर रहे हैं NRI, उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला, अच्छा से अच्छा एजुकेशन लेने के लिए। हम हल्ले हल्ला बोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था क्या है हम सभी से अवगत भी हम लोग हैं। प्रश्न उठाइएगा तो फिर आपके पीछे सरकार भी लग जाती है। ठीक है,
जैसे बिहार में सारे यूनिवर्सिटी पीछे चल रहे, तो कश्यप जी को कहीं भेज दिया गया, मनीष कश्यप को देख ही रहे हैं। तो एक लोकतंत्र में बोलने पर भी आपको पाबंदी थोड़ी लग जाती है, सच्चाई नहीं बोल सकते हैं, सच नहीं बोल सकते हैं। चलो भाई, हम थोड़ा सा पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यदि कानून की बात करें तो ठीक है, मनीष कश्यप ने गलत वीडियो किया, ये किया, वो तो जांच की विषय है, लेकिन उसको करने से पहले हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर 3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया था। तो सबसे पहले तो एक्शन होना चाहिए था, न्यूज़पेपर पर होना चाहिए था, पहली बात। फिर पप्पू यादव जी भी इस पर स्टेटमेंट जारी किए, कुछ नहीं कहा गया। चिराग पासवान जी बोले, कुछ नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर हुआ। दिस इज़ पोलराइजेशंस, राजनीति तुष्टीकरण, एक व्यक्ति को जानबूझ करके प्रताड़ित किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब कानून की बातें हैं, सरकार समझे वो करे, लेकिन कहीं ना कहीं सच दिखाने का भी एक कारण बना है। सबसे बड़ी यही कारण है, सच दिखाना। आगे बढ़ें तो कहा गया कि यदि एक व्यक्ति 1 साल में आउट ऑफ, हम कह सकते हैं आउट ऑफ क्या हो जाएगा, 365 डेज, यदि 165 दिन में लगभग कोई व्यक्ति यदि 182 दिन या इससे ज़्यादा भारतीय पासपोर्ट लेकर के विदेशों में रह रहा है तो एनआरआई है। चाहे वो शिक्षा के लिए गया हो, चाहे वो जॉब के लिए गया हो, दो ही के लिए आदमी ज़्यादातर देश छोड़ के भाग रहे हैं। या तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए, नौकरी अच्छा नहीं मिल रहा है तो माइग्रेट हो जा रहे हैं साहब, या कह सकते हैं कि उनके रोजगार नहीं है भारत में, ये भी एक कारण। तो ये दोनों ऐसे कारण हैं जिससे कि ज़्यादातर हमारी आबादी जो है देश से बाहर जा रही है। तीसरी बात इसमें रखा गया कि यदि हम बात करते हैं तो 1 साल में यदि देखा जाए, पहले तो कहा गया कि 365 दिन में 182 दिन या इससे ज़्यादा, फिर कहा गया कि यदि हम 4 साल लेकर चलते हैं, 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स में यदि आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा यदि आप देश से बाहर हैं तभी आपको मान लिया जाएगा कि यू आर एनआरआई। क्लियर हो गया। अब इनके लिए कुछ लाभ दी गई है। लाभ है कि आपका भारत में बैंक अकाउंट होंगे। क्या होंगे आपका भारत में साहब बैंक अकाउंट होंगे। बहुत खुशी की बात है, ये आपको दिया जा रहा है कि आपको कम से कम लगे कि नहीं हम भारत के नागरिक हैं। उसके बाद कहा गया कि आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको अधिकार हम देते हैं। आपको कभी भी फील नहीं होने देंगे आप भारत के नागरिक नहीं, क्यों भारत के लिए आप बाहर रह रहे हैं, इसलिए हमें मंदिर मस्जिद में कम जाना चाहिए, एनआरआई को पैर छूना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश छोड़ करके देश के अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो अचल संपत्ति होता है जिसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, मूवेबल समझते हैं ना, दादाजी के बाद बाबूजी के, मतलब बाबूजी के बाद हम लोग को मिलेगा, इसी को ना अचल संपत्ति बोलते हैं। यानी आपका जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका अधिकार होगा, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी आप पे जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा गया 2010 में लाया गया कि आपको वोट देने का भी अधिकार हम दे रहे हैं। 2010 में इनको वोट देने का अधिकार मिली, लेकिन कहा गया कि आपका जहां वोटर लिस्ट में नाम होगा वहीं पर वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं दे दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो दीज आर एनआरआई। तो एनआरआई समझ में आ गया, काफी डेप्थ देख लिए आप लोग, एनआरआई क्या होता है, कैसे होता है, कहानी समझ में आया। तो इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या हम लोग बात कर रहे थे साहब, हम लोग एनआरआई की बात करें, एनआरआई होता क्या है ये ना बात कर रहा था। तो एनआरआई में हमने क्या क्या देखा, एनआरआई के लिए सबसे पहले 9 जनवरी 2003 को एक एनआरआई कमेटी बनी। उस कमेटी का चेयरमैन कौन रहा, एलएम सिंह भी रहे। ठीक है। एनआरआई दिवस 9 जनवरी को मनाई जाती है। कारण क्या है भैया, इसी दिन हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, और उन्हीं के रिटर्निंग के परिप्रेक्ष्य में इस दिवस को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल जो प्रवासी भारतीय दिवस मनी है यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मना है। ये तो याद हो गया, 1 साल के एग्जाम का आंसर हो गया। ठीक है। एनआरआई के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस लाए, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया उनको माना जाता है, और उन पे आईटी एक्ट 1961 तथा फेमा एक्ट यदि बात करें तो इसके तहत उनको भारत की नागरिकता दी गई है। अब ये भारत के निवासी हैं, क्या है, सिटीजन है, सीधी सी बात है। ये डोमिसाइल्ड है, कुछ नहीं समझ आता, डोमिसाइल्ड तो कह सकते हैं, ये भारत के साथ डोमिसाइल्ड है।
इनको कहा गया कि प्रवासी वह व्यक्ति होगा जो 365 दिन में कम से कम 182 या 182 दिन से ज़्यादा यदि देश से बाहर रहता है विथ इंडियन पासपोर्ट, तो उसे क्या कहेंगे? एनआरआई। इनको कुछ प्रॉफिट्स दिए गए हैं, लाभ। प्रॉफिट्स क्या हैं? प्रॉफिट है कि बैंक अकाउंट होगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी पर अपने अधिकार रख सकते हैं, वोट देने का अधिकार है। और ये मिला कब? 2010 में। लेकिन क्या कहा गया? वेयर योर नाम इज रजिस्टर्ड। ये लिखना है वेयर नेम इज रजिस्टर्ड। क्लियर हो गया? जहां पर नाम रजिस्टर्ड है। इतना क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग पीआईओ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पीआईओ। पीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, इसका भी फुल फॉर्म होना चाहिए ना, नन रेसिडेंशियल इंडियन। मतलब अभी भारत में नहीं रह रहे ना, हुआ अभी रेसिडेंशियल नहीं है। बात खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं पीआईओ। पीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल ऑफ इंडियन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कोई दिक्कत? चलो भैया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका मतलब क्या हुआ? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब हुआ कि वह भारत के ही ओरिजिन का पार्ट रहा है, भले आज नहीं है। ठीक है, न एक समय भारत का अंग था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? तो ये भी मैटर वही हुई। ये सभी बात हुआ है 2002 में, और जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये दोनों के लिए काम चल गया। दोनों में चलेगा ना। अब आगे लिखा जाए फटाफट। लिखेंगे सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पहला पॉइंट। हाँ, पीआईओ में सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन भारत के नागरिक थे, है ना। पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखेंगे। इसमें नंबर 1, हैव बीन सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक रह चुका है। हैव बीन सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक रह चुका है। पॉइंट नंबर 2, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। पॉइंट नंबर 2, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फोर ग्रैंड पेरेंट्स, परदादा परदादी, छड़दादा छड़दादी, सुने हैं? वो इंडियन सिटीजन्स या वो ओरिजिन ऑफ इंडिया, वो भी मान लिया जाए भारत के नागरिक रहे होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। तब इनको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके लिए कुछ प्रोविजन लाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, इस तरह से आप एरो बना के लिखते जाइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हमारे यहाँ क्या बना था? ऑल इंडिया फेडरेशन। पढ़ाया था? जी सर। कुछ भी बोलेंगे आप सब लोग बोलेंगे यस सर, भले याद नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था ऑल इंडिया फेडरेशन, बना था ना। इसमें क्या हुए? बाद में कुछ क्षेत्रों को भारत में जोड़ा गया, यानी एडेड सम टेरिटरी, एडेड सम टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में कुछ क्षेत्रों को जोड़े गए हैं ना। अरे भैया, सिक्किम में सब जोड़े गए हैं बाद में ना, जोड़े गए। अगला पॉइंट, बाय बर्थ एंड परमानेंट। अगला पॉइंट, बाय बर्थ यानी जन्म से, प्लस लिख लेंगे बाय बर्थ प्लस परमानेंट रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंट। या लिखेंगे स्पाउज आफ्टर 2 इयर्स। स्पाउज पति पत्नी देश में रह रहे हैं, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद अप्लाई कर करके भारत की नागरिकता ले सकते हैं। 2 साल भी देश में रह गए ना, पति पत्नी 2 साल यदि देश में रह गए तो ये सीधे भारत की नागरिकता ले सकते हैं आफ्टर 2 इयर्स। अगला पॉइंट, लेकिन लिखेंगे, एक नोट करके लिखेंगे, एक्सेप्ट 8 कंट्रीज, 8 देश से नहीं होना चाहिए, इनको नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट 8 कंट्री, 8 देश को छोड़कर। 8 देश कौन कौन है, इनकी चर्चा कर लेता है। लिखेंगे ईरान, अफगानिस्तान, हाँ पाकिस्तान न किससे होगा, उसके बिना काम ही नहीं होगा। अफगानिस्तान, ईरान लिखते जाएंगे, मैं ओरल बोल देता हूं, है ना। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
ये सभी का नागरिक जो होंगे इससे पीआईओ के अंदर नहीं आएंगे। अब समझ आ गया? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका, यहाँ के नागरिक अपने आप को पीआईओ नहीं कह सकते कि हम पीआईओ में से आएंगे। ठीक है, इनको पीआईओ कार्ड तथा इस तरह के अधिकार नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपका पीआईओ खत्म हो गई। अब पीआईओ कार्ड को ओसीआई में जोड़ दिया गया है। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक था एनआरआई है और एक इंपॉर्टेंट क्या है? ओसीआई। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एनआरआई क्या है? इंडियन सिटीजन है। एनआरआई क्या है? इंडियन सिटीजन है। और पीआईओ क्या है? भारत की नागरिकता भी छोड़ चुका है। जैसे आपने सुना होगा सुषमा, क्या नाम था? सुष्मिता सेन, नहीं उसको लेके चलते हैं, क्या नाम था जो वायु आकाश में गई थी, क्या नाम था उसका? सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स को क्या कहा जाता है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। और कुछ नहीं तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति को ले लीजिए अभी, है ना, कमला हैरिस को ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ सर 3 बजे पहुंच जाएंगे। कंटिन्यू, क्या लिखे? हाँ तो देखिएगा, तो अभी जैसे कमला हैरिस है तो कमला हैरिस के बारे में क्या कहा जाएगा? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। मतलब उनका एक न एक पूर्वज कहाँ के था, और अभी उनके पास भारतीय नागरिकता है क्या? बल्कि अभी भारत की नागरिकता छोड़कर कौन सी नागरिकता ले लिए हैं? अब समझ आ गई? तो क्या कहलाएंगे? बात खत्म। यानी ये वर्तमान में भारत के नागरिक हैं, ये वर्तमान में भारत के नागरिक नहीं हैं। 2 पॉइंट समझ आ गया। तीसरा, जो कभी भारत का नागरिक था ही नहीं। शुद्ध हिंदी में समझ आया? जो कभी भारत का नागरिक था ही नहीं और न है, उसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या बोला? अरे करेगी तब ना, अब नहीं है। अरे करेगी तब नहीं यार, बात खत्म हो। नहीं नहीं का कहाँ प्रावधान है? देने के नहीं प्रावधान सब है। तो उस समय क्वेश्चन है क्या होना चाहिए? करेगी तब ना। तुम कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो सिविल के क्लास में, हमको कभी लगता है कि ग्रुप डी की तरह तुम बात करते हो। आखिर तुम पढ़ क्या रहे हो? उनको अधिकार, उनको भारत की नागरिकता देने की बात हम कर रहे हैं ना। तो जब नागरिकता बात करें तो फिर इसमें करेगी तो नहीं कैसे मिलेगा? प्रावधान नहीं तो मिलेगा। आगे लिखेंगे, ओसीआई में लिखेंगे। ओसीआई में सबसे पहले हमने क्या बोला? जो कभी भारत के नागरिक नहीं थे, जो कभी भारत के नागरिक नहीं थे, यानी पहले लिख लीजिएगा फॉरेन सिटीजन। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन सिटीजन, यानी ये कौन है? विदेश के नागरिक हैं। पहली बात, ये भारतीय व्यक्ति हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, अब इनको नागरिकता की यदि बात होगी, इसको बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जैसे भारत में जमीन नहीं खरीद सकते इनको, साहब मल्टी वीजा उपलब्ध है। मल्टी वीजा हो सकता है कि सुबह वो बरस करेंगे और भारत में कूला करेंगे, यहाँ से सब्जी खरीदेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, रात में रहने के लिए इंडिया आ जाएंगे। ऐसा उनको वीजा मिला है। इससे फायदा क्या होगा? विदेशी मुद्रा आएंगे। जितना बार आइएगा कुछ लेइएगा ना, आइएगा कि लेके जाइएगा, लेके आबे कीजिएगा, ये सारे फायदा होंगे। तो इन्वेस्टमेंट के सेंस में इनको, जैसे भारत के जितने भी हमारा सेंसिटिव बाउंड्री है, इंटरनेशनल सेंसिटिव बाउंड्री, वहाँ पर इनको जाने का अधिकार नहीं है। कुछ क्षेत्र में इनको रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है तथा कुछ क्षेत्रों में इनको स्वतंत्रता मिली है। क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट इसके लिए हमें बड़ा जगह चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं ओसीआई, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना है। तो ओसीआई में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इसकी क्वालिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे हम? क्वालिफिकेशन। हिंदी में क्या होगा? योग्यता। पॉइंट नंबर 1 योग्यता में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, he was citizen of, या he was citizen pre and after 26 जनवरी 1950। यानी यहां पर एक पीरियड लेकर चलेंगे, 26 जनवरी 1950 तक या लेटर सिटीजन बनाने की हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, यदि उस दिन लेता होता तो भी ठीक है, नहीं लेगा तो भी हम इस पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, वाज एलिजिबल टू सिटीजन। कौन दिन? यही डेट को लिखे, ऐसे कर लो ना भैया, एलिजिबल
टू बी सिटीजन। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, on 15th August 1947 and after, 15 August 1947 and after, attached with Indian territory, attached with Indian territory, इससे फायदा होगा तो देश सरकार इनके लिए बहुत सारे नियम रखी है। attached with Indian territory, इंडियन टेरिटरी हो गया। तो लिखेंगे फॉर सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्तियों के लिए, सच ए पर्सन along with son, daughter, grandson, granddaughter, minor child, ये सभी इसके पार्ट होंगे या भारत के नागरिक बनने की योग्यता रखते हैं। माइनर चाइल्ड along with माइनर चाइल्ड along with पेरेंट्स, माता पिता, या बोथ, या सिटीजन। आगे लिखेंगे स्पाउज प्लस 2 years, यानी 2 साल तक यदि ये भी देश में रह रहे हैं, इसीलिए दोनों को मिलाया गया क्योंकि दोनों के कुछ मिश्रण हो रहे थे, मिल जुल रहा था। स्पाउज प्लस 2 years, स्पाउज प्लस 2 years यानी 2 हो गया। अयोग्यता में लिखेंगे यानी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। सबसे पहले पाकिस्तान का नागरिक होगा तो नहीं हम देंगे, यानी डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1, इफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, लिख लिए, छूट गया। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सिटीजन ऑफ पाक एंड बांग्लादेश, सिटीजन ऑफ पाक एंड बांग्लादेश को भैया अग्रयोग करेगा, इसको कभी भी भारत की नागरिकता बात ही नहीं होगी। अगला पॉइंट, ऐसे में एगो नाम आता है, उस समय एक व्यक्ति था तबलीग सिंह, नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? उसका रियल नाम था आतिश तासीर नाम का व्यक्ति था, रियल नाम था आतिश तासीर नाम के एक व्यक्ति था। मैं कहानी इसकी बताऊं, और यह व्यक्ति जो था ये पाकिस्तान का था, समझ आया? अरे क्या किया कि पाकिस्तान की नागरिकता त्याग करके एक कनाडा का नागरिकता ले लिया। और देखिए क्या नाम रखा अपना, तबलीग सिंह। तबलीग का मतलब लोग क्या समझे, पंजाबी, बढ़िया समझ, दिमाग कितना खतरनाक लगाया था। ठीक है, नाम है आतिश तासीर, ये पाकिस्तानी था, इसका तसीर गरम होगा। और ये पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ करके इन्होंने पहले लिया कनाडा का, कनाडा के बाद मारा एंट्री भारत में। अब भारत में एंट्री मारा, 2-3 जगह शादी भी कर लिया था। ठीक है, हाँ भाई, 2-3 जगह शादी तक बंदा कर लिया, इस पे आरोप ऐसा लगता है। अब भारत में रह रहा था सलमान तासीर के नाम से। हाँ ठीक है, कैसे कैसे खेल खेला है, था कहाँ का, कहाँ भागा, फिर कहाँ गया, इंडिया में शादी भी कर लिया। ठीक है, जैसा कि आज से 6 महीने पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में प्रमुख के चुनाव हुआ था, सुने थे? वहाँ पर जनपद चलता है उत्तर प्रदेश में, पढ़े होंगे? तो वहाँ पर जनपद के प्रमुख की एक चुनाव हुई थी। उस चुनाव में एक महिला जो थी, देवरिया के नाम सुने हुए, जिला है आई थिंक, है ना? तो वहाँ पर एक महिला पिछला बार भी मुखिया रह चुकी थी, इस साल फिर मुखिया के इलेक्शन लड़ रही थी। पता न कैसे भंडा फूट गया, और वो पाकिस्तानी थी। जाकर के आज न्यूज़ खोल करके पढ़िएगा न्यूज़पेपर में, ठीक है, या गूगल चलाते हैं तो गूगल पे देखिएगा कैसा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। वह महिला पाकिस्तानी थी और वह भारत का मुखिया, उत्तर प्रदेश का मुखिया भी रह चुकी थी, एक बार 5 साल रही, दूसरी बार भी मुखिया का चुनाव लड़ रही थी। ऐसा क्या हुआ, कौन दुश्मन लगे, कैसे हुआ, भगवान जाने। ठीक है, ये भाई मुखिया ये सब के इलेक्शन तो राज्य सरकार की बात है ना। तो इससे पहले आपको नहीं पता है कि यदि पकड़ाया तो जोगी जी ने पकड़े, अगर पहले कौन मुख्यमंत्री वहाँ था? अब तो समझ में आया ना पूरा बात, ये तेरी के जाओ। तो इससे पहले वाली जो सरकार थी चोरे की सरकार थी ना,
है, लिख लोढ़ा पढ़ पतल सब बनेगा, उसको क्या जांच, उसको तो वोट बैंक से जरूरत है। आखिर ममता दीदी जो हैं, हाँ तो है ही तो बेचारी, तो उसकी थोड़ी गलती है, वहाँ की कम्युनिटी को ना देखना चाहिए। तो जैसे ममता दीदी जो बांग्लादेशियों का सपोर्ट करती, कारण क्या है, क्योंकि वही उनको जिताते हैं ना, एक तरफा वोट हो जाता है। अब समझो, उनको पता है कि जब तक हमको सीएम रहना होगा तब तक बांग्लादेश बांग्लादेश कहना होगा। तो सिलीगुड़ी में पूरे बांग्लादेशी। अच्छा, आप उधर गए हैं क्या? अरे वाह, तो मायने सी बात है, ये दीदी जो बार बार मुख्यमंत्री बन जा रही हैं, कारण इसका यही हो सकता है, मैम ऐसा घूम के देख रहे हैं, है ना। हाँ, तो एक तरफा उनकी वोट, और खासतौर पर बांग्लादेशी जो शरणार्थी है ना, जो इलीगल रूप से देश में रह रहे हैं, इलीगल रूप से, लीगल नहीं, क्योंकि शरणार्थी परमानेंट होते हैं या हमने बताया था कि टेम्पररी होते हैं। तो जब आपके यहाँ स्थिति खराब थी 1971 में, तो हम आपको शरण दे दिया था, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि अब हम इस देश को छोड़ करके अपने देश में चले जाएं। अब वो यहाँ पर घर बना के रख दिए हैं, कहते कि नहीं हम यहाँ छोड़बे नहीं करेंगे, जान जाए तो जाए, बचन न जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनी। तो एक तबलीग सिंह याद रहेगा, एक एग्जाम्पल में लिख लेना, इसमें एक व्यक्ति का नाम था, एग्जाम्पल में लिखेंगे आतिश, हाँ टाइम हो गया, ऐसे पूरा आज नहीं हो पाएगा, आने के बाद ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस 5 मिनट के अंदर छोड़ देता हूँ मैं। आतिश तासीर, पहले लिख लीजिएगा, ब्रिटेन में रहा था, आतिश तासीर नाम से ब्रिटेन में रहा था। अरे लिखो ना, ये सब बहुत, हाँ ब्रिटेन, ये बहुत बार जगह बदला है, क्योंकि सामने वाले को यदि आपको माइंड मैप गेम खिलाना है तो कुछ तो करना होगा ना। तो ये पहले ब्रिटेन में रहा, वहां से छोड़ा तो ब्रिटेन रह गया, तो ब्रिटेन लिख लीजिएगा। अब ब्रिटेन से आ गया तबलीन सिंह, तबलीन सिंह बन करके, तबलीन सिंह बन करके फिर हमारा इंडिया में आ गया, और इंडिया से 7 दिन में रह करके ये सलमान तासीर बन गया। 7 दिन में नाम परिवर्तन, व्यक्ति कैसा था भगवान जाने, सलमान तासीर बन गया ना, नाम इतना अच्छा है ना। अब देखिए बाबू, ओसीआई वाले को भारत में नागरिकता कुछ नहीं मिलेगी। जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कह सकते हो कि सैनिक सेवा देना कंपलसरी है, जैसे इजराइल का नाम सुना है, हर लोग को सैन्य सेवा देना है। तो जो सैन्य सेवा वाले देश हैं उनको भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी, और मिलेगी 2 प्रावधान है। पहला कि जब तक वो सैन्य कंपलसरी जॉब कर रहे हैं तब तक नहीं मिलेगा, पहली बात। यदि वो रिटायर हो जाते हैं सैन्य सेवा कर करके, वो यदि उस नौकरी को लाइफ में परमानेंट जॉब नहीं मानते हैं, तब तो उनको सरकार, भारत की सरकार इस पर कंसिडर करेगी। उनके बाल बच्चों को भारत का नागरिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर जो है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगा केवल इस पर कंसिडर करेगी। तो इसके लिए बात अलग से प्रोविजन लिया गया। इसमें यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इजराइल तथा विश्व के और सारे ऐसे राष्ट्र हैं। क्लियर हो गया? तो इसी में लिखिएगा आगे, डिफेंस सर्विस एंड पुलिस सर्विस, ये सब अयोग्यता में पढ़ रहे हो, याद है ना, डिस्क्वालिफिकेशन। डिफेंस सर्विस एंड पुलिस सर्विस, वेयर पुलिस सर्विस इज कंपल्सरी, where police service is compulsory, like Israel and other nations, like Israel and other nations। हो गया? आगे लिखेंगे, the child of या children of defense servicemen, इसको स्टार मार के लिख लीजिएगा, स्टार नहीं एरो मार के लिखिएगा, कंसिडर, मतलब उससे विचार किया जाएगा। समझ में आ गया ना? भारत सरकार क्या करेगी? विचार करेगी, कंसीडर करेगी। आगे, इफ प्राइवेट गार्ड का काम कर रहा है, इफ प्राइवेट गार्ड, फिर एरो करके लिखेगा कंसीडर, भारत सरकार उस पर कंसीडर करेगी। स्पाउज कंसीडर करेगी। अब समझ में आ गया पूरा? जब तक वो सैन्य सेवा में होगा तब तक भारत के नागरिक नहीं बनेगा, पहली बात। लेकिन यदि वो छोड़ दिया एज ए, वो कह सकते कंपलसरी सर्विस से किया, उसके अलावा वो अपने लाइफ का कोई उसका कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, या कह सकते हैं उसको उन्होंने पोस्ट नहीं बनाया, तब उसमें कंसीडर करेंगे, पहली बात। दूसरा, उसके जो बच्चे होंगे उस पर भारत सरकार कंसीडर करेगी, जो सैन्य सेवा से आता है
या वो यदि स्पाउज है उस पर भी भारत कंसीडर करेगा। हम डायरेक्ट देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंसीडर की बात कर रहे हैं, विचार करेंगे। ओके, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट में हम लोग आगे पढ़े, आज खत्म कर दें, कर लो ना, 5 मिनट खत्म कर दें। प्रॉफिट लिखो, डायरेक्ट प्रॉफिट, क्या क्या प्रॉफिट होंगे। प्रॉफिट में नंबर 1 लिखेंगे वीजा लाइफ टाइम। प्रॉफिट क्या क्या मिलेगा, वीजा लाइफ टाइम, मल्टी एंट्री मल्टीपर्पस, जितना बार आना है आइए जाइए, मल्टी एंट्री मल्टीपर्पस। अगला लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नॉट नीडेड, अगेन एंड अगेन, बार बार रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नॉट नीडेड अगेन एंड अगेन, काफ़ी डेप्थ में पढ़ रहे हैं आप लोग, बस OCI 3 को नाम सुन लिए होंगे, यही ना होता है। आगे लिखेंगे, अब देखिए कुछ इनको अधिकार जो होंगे NRI के समान मिलेंगे, लेकिन कुछ इनको कम भी करेंगे। तो लिखेंगे राइट्स, आगे लिखेंगे आप राइट्स इक्वल टू NRI, यानी NRI के बराबर इनको अधिकार मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे फटाफट लिखेंगे और फिर हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे, यानी प्रोहिबिट करेंगे। तो 3 इनको मुख्य रूप से इसमें अधिकार मिलेगा, फिनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल। फिनेंशियल, इकोनॉमिक एंड क्या बताया, एडुकेशनल, ये 3 अधिकार मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। रेस्ट्रिक्ट में क्या है, इसी में बल्कि लिख लीजिएगा रेस्ट्रिक्टेड, इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा 2 क्षेत्र में, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन। पैसा काफ़ी है ना, जमीन खरीद लेंगे तो फिर समझ रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी बना देंगे। क्लियर हो गई, यानी इनको यहाँ छूट मिला है, ऐसे कर लो, और यहाँ रेस्ट्रिक्ट मिला, डायरेक्ट लिख लो, काट छांट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जस्ट क्लास छोड़ के अभी थी, निकली थी, बस तुरंत निकली थी, फिर हम कंप्यूटर के पास जाए। आगे लिखेंगे टू एडॉप्ट, गोद लेना बच्चों का, एयर ट्रेवल, अच्छा गोद ले सकता है या नहीं, अभी हमने बताया एडॉप्शन, हाँ एडॉप्शन में लिखेंगे नो, कट जाएगा नहीं। एयर ट्रेवल कर सकता है या नहीं, यस। अभी न बात हुई यार, अरे वाह, एयर ट्रेवल यस। आगे लिखेंगे नेशनल गार्डन, हाँ भाई राष्ट्रीय क्या कहते हैं उसको, उद्यान, नेशनल गार्डन एंड बायोडाइवर्सिटी, उसको क्या बोलते हैं, जीव अभयारण्य जो होता है, जीव अभयारण्य, हाँ वाइल्ड, यस, दोनों में कर दीजिए यस। बस खत्म कर दे, 2-3 मिनट लगेंगे, जल्दी करो बाबू। आगे लिखेंगे नेशनल, अरे लिखो जल्दी, अरे हम भी भुला गए, राष्ट्रीय स्मारक क्या उसको कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल मॉन्यूमेंट्स, साइट्स, म्यूजियम, यस यस, समझ में आ रही है ना, अधिकार है। OCI कार्ड यस मिलेगा। आगे याद रखना कि 5 साल तक यदि भारत में लगातार रह गया तो कहेगा कि हमको नागरिकता दीजिए, यस लिखेंगे। 5 years इन इंडिया, यस, मीनिंग समझ आया। यदि लगातार 5 साल तक भारत में रहा तो कहेगा कि हमको भारत की नागरिकता दीजिए, हम बात कर लेंगे। 5 years लिव इन इंडिया, यस, क्या बात है। अब हमें कुछ अनुमति लेने की जरूरत होती है, लिखेंगे परमिशन, परमिशन में लिखेंगे ऐसे, परमिशन इनको लेना पड़ेगा, बिना परमिशन के काम नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ परमिशन इनको लेना होगा, इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट समझ आती है, यस। पहला लिखेंगे इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट, ये कहाँ कहाँ है बाबू, भारत के कौन कौन से राज्य में लिख लेना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजो, नगा में इनको ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, परमिशन लीजिए। आगे बढ़े, लिखेंगे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा,
प्रोटेक्टेड एरिया समझ में आती है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र। आगे माउंटेनियर, पर्वतारोहण समझते हो? हाँ, ऐसे नहीं जाएंगे, परमिशन मांगना होगा। आगे रिसर्च, परमिशन के अंदर आएगा। जर्नलिज्म, मिशनरीज, ये सब परमिशन लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लिखेगा राइट्स नॉट, अधिकार नहीं देंगे हम इनको। राइट्स नॉट, अधिकार नहीं है। क्या क्या नहीं है? वोट देने का, राइट नॉट वोट, राइट नॉट वोट, वोट नहीं दे सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नॉट। गवर्नमेंट सर्विस कभी नहीं, गवर्नमेंट सर्विस नेवर। हो गया। आपका ओसीआई कभी भी रद्द हो सकता है, कभी भी रद्द हो सकता है। कब? आप गलत इंफॉर्मेशन दिए होंगे, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, ओसीआई रद्द कर देंगे। यदि आप राष्ट्रद्रोह में आते हैं, राष्ट्रद्रोह का मतलब लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे इफ एक्शन अगेंस्ट नेशन, और लास्ट लिखेंगे क्रिमिनल। किसी भी प्रकार का आप पे कोई केस उस हो गया साहब, माफ कीजिएगा, आपको ओसीआई दिए थे, छीन लेंगे। इसके साथ